तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से बात कर रहे थे और कल हमने पीडी सावरकर तक देखा था। इसके बाद जो क्रांतिकारी आते हैं इनको आप लोग क्षेत्र वाइज भी लिख सकते हैं। 3 तरह से विभाजन कर सकते हैं। पहला विभाजन ये कर सकते हैं क्षेत्र वाइज कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, क्षेत्र वाइज। दूसरा आप कर सकते हैं लिटरेचर या उनके कार्यक्रम क्या क्या थे, उनकी संस्थाएं क्या क्या थी, उसके आधार पर, संस्थाओं के और कार्यक्रम के आधार पर, लिटरेचर के आधार पर। कोई समाचार पत्र चलाते थे, कोई मैगजीन चलाते थे, कोई संगठन चलाते थे, उस आधार पर आप विभाजन कर सकते हैं। और तीसरा आधार ये हो सकता है कि उनका तरीका हिंसक था। अब चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन है तो हिंसा और अहिंसा वाली बात तो नहीं रहेगी, उसमें हिंसा तो होगी, लेकिन एकदम अतिवाद था, मतलब एक्सट्रीमिज्म था उसमें, हिंसा में भी। या केवल वो डकैती करना चाहते थे, लूटना चाहते थे, जैसे खजाने लूटना, देशी खजाने लूटना, या वो जान माल का नुकसान, जान का नुकसान भी कर सकते थे किसी का। उस आधार पर, तीव्रता के आधार पर भी कर सकते कि आंदोलन की तीव्रता कितनी थी, इंटेंसिटी कैसी थी उसकी। कुछ आंदोलनकर्ता ऐसे थे जैसे अरविंद घोष थे जो समर्थन देते थे लेकिन सीधा क्रांति में उस तरह से भाग नहीं लेते थे। योजना बनाने वाले, जैसे अभी अर्बन नक्सलवाद का आरोप लगता है कि ये नक्सलवादियों के सपोर्टर हैं, शहरों में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और किताबों और मैगजीन और खास करके आइडियोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। किनको सपोर्ट करते हैं? आतंकवादियों को, यानी कि नक्सलवादियों को सपोर्ट करते हैं। तो उनको अर्बन नक्सल्स कहा जाता है। खास करके ये वर्ड जो है आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी, ये इन लोगों ने ये कॉइन किया है। इन्होंने ये निकाला है टर्म कि अर्बन नक्सल है, शहरों में रहकर के भी नक्सलवादी हैं, उसके लिए जंगलों में जाना जरूरी नहीं है। तो उस समय में भी क्रांतिकारियों को जो सपोर्ट करते थे वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले या बहुत पढ़े लिखे, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी महर्षि अरविंद ने। योगी अरविंद भी बोलते हैं, महर्षि अरविंद भी बोलते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते थे। किनको सपोर्ट करते थे? क्रांतिकारियों, कि हाँ आपका एक काम हिंसक है तो भी ठीक है, उचित है और हिंसा जायज है। तो कई लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनका साइलेंट सपोर्ट होता है। उन्हीं को हम लोग जो है, कई बार कई नेताओं को आप देखोगे कि जो मास किलिंग होता है, मैसेकर हो रहा है कहीं, तो उनका सपोर्ट होता है कि नहीं ये सही किया, इन लोगों को ऐसे ही निपटाना चाहिए। गुजरात हिंसा में मोदी के ऊपर जो आरोप आता है वो इसी प्रकार का आता है कि मुख्यमंत्री के और पुलिस के सपोर्ट के बिना इतने मुसलमानों का कत्लेआम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हिंदुओं की भीड़ को शासन का सपोर्ट था। इसीलिए मोदी की जो इमेज है वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभरी। हिंदूवादी विचारधारा में उनका जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान कैसे मिला उनको? गोधरा के कांड के बाद गोधरा में जो ट्रेन का कोच जलाया गया था वो हिंदुओं का नरसंहार था, क्योंकि उसमें सारे हिंदू थे, कारसेवक थे, और वो मुसलमानों ने किया था। तो उसको प्रायोजित था नहीं था वो एक अलग विषय है, लेकिन किया किसने था? मुसलमानों ने। तो बदले की कार्रवाई जो की गई उसमें मुख्यमंत्री का और पुलिस का और प्रशासन का जबरदस्त सहयोग था, और सहयोग के बिना इतना बड़ा नरसंहार नहीं हो सकता था। तो ऑफिशियली लगभग 2000 के आसपास लोग मुसलमान मारे गए, लेकिन हो सकता है 4000 मारे गए हो, 6000, वो संख्या एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन थे दुगने तिगने, ठीक है, उससे कम से कम डबल या ट्रिपल होगा, कम नहीं थे। तो ये सपोर्ट तो होता है, और वो सपोर्ट बाहर से होता है। तो ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, वीडी सावरकर दोनों तरह के थे, सीधे क्रांति में भी भाग लेते थे और सपोर्ट भी करते थे क्रांतिकारियों को। और
महर्षि अरविंद भी थे। तो काम करने के तरीके के आधार पर भी आप क्रांतिकारियों के काम को अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हो। मैं ये विभाजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ठीक इसी प्रकार के विभाजन से आपको अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न भी इसी तरह से अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। कभी आपको इस तरह से होगा कि उस समय में जो इंटेलेक्चुअल थे, बौद्धिक क्षमता में जो ऊपर थे, उन लोगों का क्रांतिकारियों को किस प्रकार का सपोर्ट था या उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, समझाइए। तब आप लिखोगे कि उनको पत्र निकाल करके, समाचार पत्र निकाल करके या लोकल लैंग्वेज में बात करके, सभाएं करके, मित्र मेला करके, गणेशोत्सव करके, बाल गंगाधर तिलक इसी तरह से सपोर्ट करते थे क्रांतिकारियों को, है ना। अभी होते तो उनको अर्बन नक्सल बोल देते। अगर इस तरह से अभी के लोगों को अगर सपोर्ट करे किसी प्रकार से हिंसक क्रांति को, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि आप शहर में रहते हो, पूना में रहते हो, मुंबई में रहते हो और फिर सपोर्ट करते हो किनको, क्रांतिकारियों को, तो उन्हीं को बोला जाता है। तो ये अब आप सबकी मान्यता उस आधार पे होगी, जिस जाति वर्ग से, धर्म से, जिस स्टेटस से आप आते हैं, उस आधार पे आपकी मान्यता होगी। अगर आप बहुत निम्न जाति से आते हैं, गांवों में आपके साथ छुआछूत होती है और आपके परिवार के लोग खेतों में मजदूरी करते हैं और हीन भावना से देखते हैं, खुद भी स्वयं को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अंदर, शिक्षा से वंचित है समुदाय आपका, आपकी जाति का, और आप उस वर्ग से आते हैं और यहाँ भोपाल में आए और आप पढ़ने लगे, तो हमारे लेक्चर को आप अलग तरीके से लेंगे, आपके अंदर अलग प्रकार के भाव जगेंगे। आपको लगेगा नहीं, हाँ शोषण तो है, एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है और वर्ग विशेष के लोग करते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जी कि 75 साल हो गए और जातिवाद अभी खत्म नहीं हुआ। आज का कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 75 साल आजादी को हो गए लेकिन जातिवाद अभी खत्म। नीचे आप कमेंट देखिए, उसमें जो जिस जाति से उस हिसाब का कमेंट करता है। निम्न जाति वाला कमेंट करता है जातिवाद कैसे खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से लागू ही नहीं करवाया, शासन ने ठीक से नीतियों को लागू ही नहीं करवाया, पुलिस बिकी हुई है, न्यायालय बिका हुआ है, उच्च जाति के लोग छूट जाते हैं। राजस्थान में हुआ ना कि एक दलित की जो है वो शादी थी, तो उसका घोड़ी पे बैठ के उसको निकलना था, 3 जिलों की पुलिस लगाई गई। उनको मालूम था कि यहाँ कुछ दंगा होगा, ऊंची जाति के लोग उसको घोड़े पे नहीं बैठने देंगे, यानी उसकी बिंदौली जो होती है, जो शादी में वो जो प्रोसेशन निकलता है घोड़े पे और बैठते हैं, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, बैंड बाजा बजता है, तो वो यात्रा जो होती है वो प्रमुख मार्गों से जाती है। छोटा गांव होता है तो पूरे गांव का चक्कर लगा देते हैं। तो वो जो उच्च वर्ग का व्यक्ति वहां का होता है, उसको ये लगता है कि ये इतने निचली जाति के लोग हैं, ये घोड़े पे कैसे बैठ सकते हैं, उसको महसूस होता है। और उसने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, तो वो चैलेंज करता है, निकलना मत, मार डालेंगे। और हत्याएं भी हो जाती है, घायल हो जाते हैं दूल्हे, मंडप में पहुंचने के बजाय हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो ये बिल्कुल घर घर की कहानी, गांव गांव की कहानी है, और ये इसी भारत में है। तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है। लेकिन जिसकी पिटाई होती है, जो घायल होता है, उस वर्ग का व्यक्ति अलग तरीके से जातिवाद की बात करता है। वो बोलता है हाँ कहाँ हुआ है। तो फिर दूसरा वर्ग बोलता है कि आपने खुद ने जाति का अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था नीचे, तो उसमें लिखा आप खुद तो जाति का प्रमाण पत्र बांटती है सरकार, तो फिर कैसे आप आरक्षण देते हो, कैसे खत्म होगा। तो जातिवाद आरक्षण देने की वजह से, जाति प्रमाण पत्र बांटने की वजह से जातिवाद फैला हुआ। मतलब कोई कहे कि हॉस्पिटल जो है इसकी वजह से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल की वजह से लोग बीमार हैं, ये जो मेडिकल की दुकान हटा लो बीमारी खत्म हो जाएगी। बड़ा अजीब है ना। अरे बीमारी है इसलिए तो मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए तो मेडिकल की दुकान है, इसीलिए तो डॉक्टर हैं।
आरक्षण तो इलाज है। अब पर ये क्या है कि ये आप जिस वर्ग से आते हैं वैसा कमेंट आप करेंगे, आप किस वर्ग से आते हैं। लेकिन आप पढ़ लिख लेंगे तो मेरे हिसाब से सोचने लग जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचने लग जाएंगे। तो इसलिए जब हम लेक्चर देते हैं और अर्बन नक्सल की बात करते हैं या किसी भी उदाहरण को देते हैं कहीं पे भी, तो आप जिस वर्ग से होंगे वैसे ही आप बात सोचेंगे, क्योंकि आपको वैसा ही पढ़ाया गया है, वैसा ही सिखाया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसी प्रकार चली है, आपका ब्रेन वॉश किया गया है। तो आपका समाजीकरण जिस प्रकार का है, जनरल के बच्चे को यही सिखाया जाता है कि हम लोग ऐसे एसटी में नहीं है बेटा, अपनी नौकरी नहीं लगनी है, कभी जिंदगी में लगनी नहीं है। वो तो ऐसे एसटी वाले की लगती है, अपनी कहाँ लगती है, उसको ये सिखाया जाता है। तो उसके अंदर एक प्रकार का वो भर दिया, तो फिर उसको लगता है कि अच्छा मेरी नहीं लगती, इसकी लगती, इसीलिए जातिवाद है, इसीलिए इनसे छुआछूत करते हैं। नहीं, छुआछूत करते थे और 2000 सालों से करते थे, इसलिए आरक्षण दिया गया। तो पहले क्या बंद होना चाहिए? मेडिकल की दुकान, अस्पताल या डॉक्टर खत्म होना चाहिए, पहले बीमारी खत्म होना चाहिए। लॉकडाउन पहले खत्म होना चाहिए, इन्फेक्शन पहले रुकना चाहिए। लॉकडाउन है वो एक तरह का, इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाए तो लॉकडाउन खत्म कर लो, उसमें क्या दिक्कत। मरीज आपके कम हो जाए, शमशान में जगह कम हो जाए, मतलब जब शमशान में लाशें नहीं पहुंच रही है, अस्पताल में खाली पड़े हुए हैं बेड, तो अब लॉकडाउन खत्म कर दो। बात समझ में आ गई ना? उसमें दिक्कत क्या है? प्रतिष्ठा की लड़ाई है ये, प्रतिष्ठा की लड़ाई। जिसने जैसा झेला है वो उस टाइप से सोचता है। तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग उसी हिसाब से होती है, ध्यान रखो। तो निम्न वर्ग के व्यक्ति को ज्यादा बनावटी बनने की जरूरत नहीं पड़ती यूपीएससी में। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके फेवर की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर की बात करता है, पॉलिटी उसके फेवर की बात करती है, सरकार की योजनाएं उसके फेवर में जाती है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है सवर्ण वर्ग का युवा, जिसकी ब्रेन वॉश गलत तरीके से की गई, उसको बहुत दिक्कत आती है यूपीएससी पढ़ने में और यूपीएससी के आंसर लिखने में। वो एक डायलेमा में जीता है कि मुझे परीक्षा के लिए अलग तरीके से सोचना है और असली जिंदगी में अलग तरीके से सोचना है। डबल स्टैंडर्ड हो जाता है उसकी जिंदगी में। उसके लिए सवर्ण ही नहीं, ओबीसी की भी कुछ डोमिनेंट कास्ट है गांवों में जो छुआछूत करती है, जिसके पास भी जमीन ज्यादा है, सामंती जातियां जिसके पास भी जमीन ज्यादा है। तो एमएन श्रीनिवास की किताब आप देखोगे, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पढ़ लीजिएगा, 70 पेज की किताब, मैंने कई बार सजेस्ट की है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, एमएन श्रीनिवास। शायद पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। इस किताब को पढ़ोगे तो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट देते हैं अपनी बुक में। बहुत फेमस बुक है सोशियोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए भी, और इंडिया को समझने के लिए भी बहुत बेसिक बुक है। और एनसीईआरटी वाले भी सजेस्ट करते हैं, इग्नू वाले भी सजेस्ट करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी सजेस्ट करते हैं। बेसिक बुक है। कुछ किताबें इतनी बेसिक है कि भारत का कोई भी इंटेलेक्चुअल उनको पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बेसिक बुक्स होती हैं। उनमें से एक किताब ये है। मैं आपको ऐसी कम से कम 15-20 किताबों के नाम बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक है। हाँ, अब आप क्या करेंगे कि आप जब विद्वान हो जाएंगे या पढ़ लिख लेंगे, आपके पास बड़ी सी लाइब्रेरी होगी, तो आप सिलेक्टिव बुक्स पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे केवल गांधी लिटरेचर पढ़ना है, तो आपकी अधिकांश किताबें गांधी से होंगी। आप अगर वेस्टर्न थॉट्स पढ़ना चाहते हैं तो वेस्टर्न थॉट्स से जुड़ी हुई अधिकांश किताबें होंगी। आपको लगता है नहीं मुझे धार्मिक साहित्य पढ़ना है, सांस्कृतिक इंडिया के स्पिरिचुअल लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप उपनिषद, वेद, गीता, योग, इनसे जुड़ी हुई किताबें ही निकालेंगे लाइब्रेरी में से, और रात दिन उन्हीं को पढ़ेंगे, तो उसी तरह का थॉट प्रोसेस आपका होगा। जब आप स्पोर्ट्स में चले जाएंगे तो ऑटोबायोग्राफी जितने खिलाड़ियों ने लिखी है उससे रिलेटेड आप किताबें पढ़ेंगे। अगर आप आर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भरतनाट्यम, ये वो शास्त्रीय गायन से जुड़ी हुई, या फिर पंडित रविशंकर की जीवनी, या इस प्रकार से लता मंगेशकर की जीवनी किसी ने लिखी है तो उसको पढ़ना चाहेंगे। तो जिस सेक्टर को आप पकड़ेंगे या जो आपकी चॉइस होगी, जो इंटरेस्ट होगा, आप कभी इस लायक बन गए कि आप बहुत कमाई वमाई हो रही है,
बिजनेस अच्छा चल रहा है, या फिर आप जिस जॉब में गए हैं वहां पोस्ट हो गई है, अब सैलरी मिल रही है, रोज आपको 8 बजे से रात को 12 बजे तक कुछ पढ़ने की आदत है, ऐसे में आप जो अपनी लाइब्रेरी बनाओगे वो बहुत सिलेक्टिव होगी। आप किसी वर्ल्ड बुक फेयर में जाओगे, किसी लाइब्रेरी में जाओगे, वहां से जो बुक इशू कराओगे उसका एक फ्लेवर होगा, उसका एक अपना स्टाइल होगा, और उस आधार पे आपके विचार बनेंगे, और उस आधार पे आप पोषण करोगे, और उसी आधार पे आप डिबेट करोगे, और आपसे कोई जीत भी नहीं पाएगा उस डिबेट में, क्योंकि आप उस क्षेत्र के विद्वान बन चुके हो, क्योंकि वैसी किताबें पढ़ते हो। आपके पास काफी तर्क होंगे अपनी बात को रखने के, कि नहीं, एंशिएंट जो हमारा नॉलेज है वही सब कुछ है, मॉडर्न एलोपैथी कुछ नहीं है। ये जो डॉक्टर्स जितना भी वैक्सीन बना रहे हैं ये वो बकवास है। मैं आयुर्वेद में विश्वास करता हूं, मैं नेचुरोपैथी में विश्वास रखता हूं, मैं भारत की पुरानी चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करना चाहता हूं, और उसके बारे में इतने तरह के विचार होंगे, इतने फैक्ट्स, इतनी चीजें कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। किसी भी डिबेट में आप जीत जाओगे। जो मॉडर्न एलोपैथी का फेवर करते हैं वो फिर अपने तरह की किताबें पढ़ते हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता उस तरह की डिबेट में। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज है, पढ़ने का तरीका, जानने का तरीका। लेकिन यूपीएससी के स्टूडेंट को तो क्वेश्चंस फेस करने और उनके आंसर लिखने हैं, और आंसर इस तरह के लिखने हैं कि कॉपी चेक करने वाला अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में कुछ भी पढ़ के आया हो, आपको मार्क्स दे। अब बात समझ में आई? दरअसल कॉपी चेक करने वाला अभी फ्री है, उसको एग्जाम नहीं देनी है, उसके यहाँ एक पर्सनल लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है, और उस लाइब्रेरी में जिस प्रकार की किताब है वैसे उसके विचार बन चुके हैं, और आप यदि उसके विचारों के अनुरूप नहीं हो तो आपको पनिश कर देगा। इसलिए आप देखोगे कि सब पेपर में आपको 120, 130, 135, 250 में से ऐसे नंबर है, और अचानक से एक में 65 टके 250 में से, और बाकी सब में 100 से ऊपर है। तो एक में अचानक से 65 कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आपसे नाराज है। आपने कहीं न कहीं उसको नाराज कर दिया, अपने लिखने में कहीं न कहीं नाराज कर दिया। इसलिए न्यूट्रल लिखना सीखो। न्यूट्रल वर्ड भी निगेटिव है, मैंने अपनी क्लास में बताया था, मेरी पेड क्लास में मैंने बताया, न्यूट्रल वर्ड नहीं लिखना, न्यूट्रल नहीं करना, कहना उसको बैलेंस्ड अप्रोच, संतुलित दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? संतुलित प्रकार का होना चाहिए। संतुलित लिखो, ना लेफ्टिस्ट लिखना है ना राइटिस्ट लिखना है, सेंट्रिस्ट लिखना है, मध्यम मार्गी। लेकिन मध्यम मार्गी कौन सा है? जब तक हमको पता चलेगा कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तभी तो पता चलेगा कि ये मध्यम है। तो लेफ्ट भी पढ़ना पड़ेगा, राइट भी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम तय कर पाएंगे कि ये सेंट्रिस्ट है। तो अदरवाइज तो आपको लगेगा यही ठीक है, क्योंकि आपके पास विचार ही एक ही है। तो फिर ये विचार आते कहां से? ये हमारी जाति से आते हैं, हमारे धर्म से आते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं परिवार में, वहां से ये विचार आते हैं। हमारे माता पिता, रिश्तेदार जो हमसे ज्यादा बात करते हैं, वो लोग जो हमको सिखाते हैं, उससे हमारा निर्माण होता है। हमारे बचपन के टीचर वगैरह वो सब हमारा निर्माण करते हैं। अगर उन्होंने आपको सेंट्रिस्ट होना नहीं सिखाया है तो फिर बहुत कठिनाई आ जाएगी। इसलिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, तो हिस्ट्री में बवाल देखा आपने सावरकर के ऊपर कितना, कांग्रेस वाले क्या खींच रहे हैं, बीजेपी वाले क्या खींच रहे हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि एक सावरकर लिखेगा, एक लिखेगा वीर सावरकर, आपको लिखना है वीडी सावरकर, पता ही नहीं चलता है कि ये फेवर है कि अगेंस्ट। तो आपको थोड़ा सा बीच का विचार इकट्ठा करना है। तो जिसको गुस्सा है, जिसको किसी प्रकार का गुस्सा है, अंदर बहुत पीड़ा है, अंदर गुस्सा भी है, तो भी उसको सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। और जिसको पसंद आता है कोई विचार, बहुत ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्शन है, तो भी आपको उस अट्रैक्शन को छोड़ के सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। फिर अट्रैक्शन में फिर पड़े और विरोधी व्यक्ति हुआ तो वो आपको फिर पनिश कर देगा। प्राइज भी मिल सकता है, प्राइज एंड पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, पर वो लक हो जाएगा। आपकी एग्जाम क्या हो जाएगी? लक हो जाएगी कि आपकी कॉपी किस टाइप के आदमी के पास जा रही है, उसकी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी में कौन सी किताबें पढ़ी है। तो आप पकड़ में ना हो किसी के भी, तो उसमें क्या फायदा होगा? बैलेंस्ड अप्रोच में आलोचना करते समय में सुझाव के रूप में लिखना है। सरकार को ये नहीं करना था, ये करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं लिखना। सरकार ऐसा करती तो ठीक होता,
तो बिल्कुल चेंज हो गया। सरकार इस तरह से करती तो ठीक होता, या फिर सीधे ही लिख दो कि सरकार को इस प्रकार से करना चाहिए। करना चाहिए था नहीं, करना चाहिए, यानी फेल्योर नहीं बता रहे हम, सुझाव दे रहे हैं। आलोचना को सुझाव के रूप में लिखिए, तो पता नहीं चलेगा कि आप किस पार्टी को फेवर करते हो, पता नहीं चलेगा, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी भी तो अपनी एक राजनीतिक विचारधारा, वो भी तो किसी न किसी पार्टी को वोट देता होगा, वो भी किसी न किसी नेता का सपोर्टर होगा। तो आपको कहीं वो चपेटे में न ले ले। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बेसिक चीज है जो मैंने बताई, क्योंकि अभी जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में इसी प्रकार का घुमाव होता है, खास करके क्रांतिकारियों के फेवर में भी। कई लोग आरोप लगाते हैं गांधी के ऊपर कि गांधी ने जो है भगत सिंह को बचाया नहीं, भगत सिंह को बचा सकते थे। मैंने कई बार आपको इस बारे में, इस विवाद के बारे में, पर यही प्रश्न आ गया और आपने गांधी का विरोध कर दिया और कॉपी चेक करने वाला गांधीवादी आदमी हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और अगर वो इसी विचारधारा का हुआ और आपने गांधी का बहुत फेवर कर दिया कि पर वो तो भगत सिंह को बचाने के पक्ष में था और तो गांधी विरोधी है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आपको बड़ा बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत कठिन काम है, बैलेंस अप्रोच रखना। उसके लिए विद्वान होना पड़ेगा आपको। तो विद्वान क्या, उसकी तरह लाइब्रेरी तैयार करनी पड़ेगी? नहीं, उसकी तरह लाइब्रेरी तैयार नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं वैसा करो, शब्दों का चयन करना सीखो। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है आपके कैसे होने चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, अप्रोच बैलेंस्ड होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना कुछ? बैलेंस करने के चक्कर में आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो प्रीलिम्स निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ोगे। अभी तक का जो इतिहास का लेखन हुआ है वो वामपंथी लेखकों ने किया, लेफ्टिस्ट लोगों ने किया। राइटिस्ट लेखन अभी तक हुआ नहीं है। इतिहास लेखक जितने भी हैं वो कौन है? या तो ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जो लिखा, जैसे आप कभी विकिपीडिया में जाके देखोगे और दुर्गा माँ के बारे में अगर विकिपीडिया में लिखेगा तो डेफिनेटली वो कोई न कोई क्रिश्चियन लिख रहा है। हिंदू से तो आप लिखवा नहीं रहे हो। तो हिंदू जब दुर्गा माँ के बारे में लिखेगा तो बहुत अलग तरीके से लिखेगा, और क्रिश्चियन जब लिखेगा तो बिल्कुल अलग तरीके से लिखेगा। क्योंकि क्रिश्चियन के लिए वो माँ नहीं है, हिंदू के लिए वो माँ है, उसकी पूजा होती है। नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। तो उसका जो विकिपीडिया का जो लेखन है वो, इसलिए विकिपीडिया यदि आपका सोर्स है तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में लिख रहा है तब तक तो ठीक है, विकिपीडिया को कोई लेना देना नहीं किसी से, क्योंकि उसमें जाति धर्म कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही विकिपीडिया किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या किसी संगठन विशेष के बारे में बात कर रहा है तब स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि वो विकिपीडिया लिखने वाला कौन है, विकिपीडिया में कंट्रीब्यूशन करने वाला कौन है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो अभी तक की बुक्स जो हैं वो सारे लिखी है कम्युनिस्ट लोगों ने। तो क्रांति के ऊपर उन्होंने जो लिखा है वो कम्युनिस्ट अप्रोच में लिखा है। तो भगत सिंह को उन्होंने ज्यादा किया। अभी उधम सिंह मूवी आपने देखी होगी, उधम सिंह मूवी आई ना, वो किसके ऊपर आई? जो डायर को मारने जाता है और वहां पर, तो उसमें वो सेक्युलरिज्म दिखाया उन्होंने। क्या नाम बताया था? राम मोहम्मद, क्या उसमें नाम लिखता है? हाँ हाँ, आप उसको पूछते हैं आपका नाम क्या है तो बोलता है राम मोहम्मद आजाद। राम मोहम्मद आजाद बताता है, तो राम भी आ गया, मोहम्मद भी आ गया। तो ये कभी भी नहीं है मूवी। विवेक कौशल, हाँ विक्की कौशल, विक्की कौशल जो है उसके राइटर हैं, वो एक्टर हैं। तो वो जो मूवी है उसको आप देखोगे तो आपको, देखिए उस मूवी को नेटफ्लिक्स पे या किसी पे होगी, वो देखिए, उससे आपको पूरा क्रांतिकारी किस प्रकार से काम करते थे उसका एक झलक मिलेगी। एक मूवी देखिए नेताजी फॉरगॉटन हीरो,
सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, क्योंकि विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात जब आएगी तो आजाद हिंद फौज बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि ये दूसरा चरण है, अभी हम दूसरे चरण में चलेंगे तब बात करेंगे। लेकिन वो फॉरगॉटन हीरो देखिए, भगत सिंह की 3-3, 4-4 मूवीज बनी हुई है। पुरानी शहीद भी देखिए, अभी की भगत सिंह की भी एक आध कोई मूवी देखिए तो आपको उसका तो 3-4 तो मूवी देखना है आपको स्वतंत्रता संघर्ष को, खास करके क्रांतिकारियों को समझने के लिए, तो तब जाकर के आप। लेकिन आपने देखा होगा कि सेक्युलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है स्वतंत्रता संघर्ष में। फांसी पे चढ़ रहे हैं तो अशफाक उल्लाह खान भी है और राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, तो एक मुसलमान भी फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, हिंदू भी फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तो हिंदू मुसलमान की एकता अपने आप ही दिख रही है उसमें, क्रांतिकारियों में। लेकिन वहां धर्म को जिस प्रकार से अलग किया गया उस तरह से अलग भी नहीं कर सकते आप। चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं तो उनका जनेऊ साफ साफ दिखता है, मूछें रखते हैं बड़ी, और शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, लेकिन अपना जनेऊ नहीं छोड़ते। मुसलमान साथी हो सकता है, राम प्रसाद बिस्मिल को उनके जो साथी हैं मुसलमान भी, उनको पंडित जी कहते हैं। तो जो कम्युनिस्ट राइटर हैं उन्होंने कुछ चीजों को निकाल दिया। अगर कोई फांसी पे चढ़ते समय इंकलाब जिंदाबाद बोल रहा है तो उसको रखा है, सेक्युलर वर्ड्स को रखा है। लेकिन अल्लाह अकबर बोल रहा है या भगवान राम या किसी देवी को याद कर रहा है तो उसको थोड़ा सा राइटिंग में से हटा दिया। ऐसा करके वो उसको हिंदुत्व से दूर ले गए। जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि क्रांतिकारी सारे के सारे नास्तिक थे भगत सिंह की तरह। भगत सिंह नास्तिक थे क्योंकि उनके ऊपर आर्य समाज का प्रभाव था, दयानंद सरस्वती का प्रभाव था। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनके भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह और लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय और ये जो लोग थे जितने भी पंजाब में, वो आर्य समाज का आंदोलन बहुत ज्यादा तेज गति से चला था। और डीएवी कॉलेज थे लाहौर में और सब जगह, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम का बढ़ावा दिया जाता था। और आपको पता है मूर्ति पूजा और जातिवाद और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात थी और उनका सबका विरोध था। जातिवाद और विधवा विवाह को बढ़ाने की बात थी। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या या कन्यावध, कन्या शिशुवध, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उन सब का विरोध होता था। तो ये सारी चीजों का विरोध के फलस्वरूप क्या है कि, तो लिस्ट बना लीजिए किन किन चीजों का विरोध होता है। मैंने अपनी क्लास में बनवाई, आपको भी बनवा देता हूँ। वो परीक्षा में याद नहीं आती तो परीक्षा में आपको मैं एक लिस्ट बनवा देता हूँ। मेंस में लिखते समय में आप इस लिस्ट को यूज करिएगा तो आपका अच्छा आंसर आ जाएगा कि रेनेसां में किन चीजों का विरोध हुआ था। पहला हुआ था जाति प्रथा का विरोध हुआ था, बाल विवाह का विरोध हुआ था, चाइल्ड मैरिज का, सती प्रथा का विरोध हुआ था। रेनेसां में सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, कन्या शिशु हत्या, पोलीगेमी यानी बहु विवाह, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाएगा कन्या शिशु हत्या, पोलीगेमी मतलब बहुविवाह, ये सारी चीजें विरोध की। मूर्ति पूजा, कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पाखंडवाद, पुरोहितवाद। पुरोहितवाद का मतलब पूजा पाठ कराना नहीं, भविष्य बताना, ग्रह नक्षत्रों के नाम पे पैसा कमाना, ये सब। लोगों को ये बताना कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम अगर चंदा नहीं दोगे यानी ये दान नहीं दोगे, 20 लोगों को खाना नहीं खिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह से डराना, धमकाना, बहलाना, फुसलाना, भटकाना, इसको कहा जाता है पुरोहितवाद। यहाँ निगेटिव नहीं लेना है। पुरोहितवाद का एक मीनिंग ये भी होता है यज्ञ करना, कराना। तो यज्ञ करना, कराना तो आर्य समाज भी मानता था, वेदों की ओर लौटो। तो इन सबको निगेटिव माना गया कि ये शोषण के कारण है, इससे शोषण होता है। और दूसरी तरफ प्रमोट किया गया था, कुछ चीजों को आगे बढ़ाया गया था। तो
विडो रीमैरिज को प्रमोट किया गया था, उसको बल्कि सपोर्ट किया गया था, विडो रीमैरिज। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट किया गया था। स्त्री शिक्षा, फीमेल एजुकेशन, कन्या शिक्षा या स्त्री शिक्षा। तो अगर आप देखोगे कि दो तरह के कार्यक्रम चले, नकारात्मक और सकारात्मक, एक रोकने वाले कार्यक्रम और एक आगे बढ़ाने वाले। तो ये इस तरह के कार्यक्रम थे। तो स्त्री शिक्षा जैसे ही बोलेंगे वैसे बालिका विद्यालय, कन्या पाठशाला और वो सारी चीजें आ जाएंगी। आज ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, तो वो इसी के लिए जाने जाते हैं, सत्यशोधक समाज, स्त्री शिक्षा के लिए। उनकी पत्नी भी है ना, सावित्रीबाई फुले। तो आप गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी उन्होंने। तो ये जो कार्यक्रम थे, ये कार्यक्रम, और मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया था। मोनोथिज्म, बहुदेववाद नहीं, एकेश्वरवाद, एक ही देवता को मानना। और वेदों की प्राधान्यता, यानी डोमिनेंस ऑफ वेदास, वेदों को प्रायोरिटी देना, वेदों और वेदांत को प्रायोरिटी देना। उसमें यज्ञ होता था। हमारे गुरुजी भी जो है ये आर्य समाज ही थे, आर्य समाज के उससे निकले हैं। और फिर उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। तो उन्होंने मूर्ति पूजा को जरूर लिया गायत्री माता की, लेकिन यज्ञ की परंपरा से निकले हुए व्यक्ति, आर्य समाज से निकले हैं, तो उन्होंने यज्ञ को आगे रखा। इसलिए गायत्री परिवार में यज्ञ होता है। जाति पाति को हम नारा लगाते हैं ना, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, ये सब आर्य समाज से ही निकला हुआ है। तो भगत सिंह इसी धारा के व्यक्ति थे। उनका पालन पोषण, उनका स्कूलिंग, उनके चाचा खुद आर्य समाजी थे। वो जिस वातावरण में रहते थे वहां ऐसे ही नारे लगाए जाते थे जैसे नारे हम लगाते हैं। तो भगत सिंह बचपन से ये जानते थे कि ये सब मूर्ति पूजा, पाखंड, ये मंदिर, ये सब चीजें मनुष्य को बराबरी पे नहीं ला सकते। मनुष्य को बराबरी पे लाने के लिए हमको ये सब चीजें छोड़नी होगी, मानवतावाद की तरफ जाना पड़ेगा, और वो वेदों की तरफ लौटने की बात है। इसीलिए उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, जेल में रहते हुए लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो क्या हुआ कि कम्युनिस्ट लेखकों ने केवल भगत सिंह को कोट किया पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में, लेकिन बाकी जितने क्रांतिकारी थे, जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे, जो खुद हिंदुत्व के नारे भी लगाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, तिलक लगाते थे, जनेऊ पहनते थे, भगवान की जय बोलते थे, देवी माँ की जय बोलते थे, जय भवानी नारा था ना, आपने मूवी देखी होगी झांसी की रानी की, मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, उसमें जय भवानी शब्द कई बार आता है। तो कई बार हर हर महादेव का नारा होता है 1857 की क्रांति में। जो तो दरअसल क्या है कि अभी का इतिहास आप पढ़ते हो तो उसमें से हिंदुत्व तो पूरा एक तरह से गायब सा लगता है। उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, कोई पंडित तो था ही नहीं, कोई मतलब धर्म को मानने वाला था ही नहीं, कोई देवी को या भगवान को मानने वाला था नहीं, या कोई मंत्र का उच्चारण करने वाला कोई व्यक्ति, किसी ने क्रांति नहीं की। यानी जो क्रांति की सब नास्तिकों ने की, या फिर मुसलमानों ने की, या फिर जो सेक्युलर था उसने की। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय में उस शब्द को कम्युनल नहीं कह सकते, सांप्रदायिक नहीं कह सकते, क्योंकि जो भगवान का नारा भी लगा रहा था, देवी माँ का भी लगा रहा था, वो उधर ऐसा नहीं कि मुसलमानों से नफरत कर रहा था, या उनको अपने साथ क्रांति में शामिल नहीं करता, या टीम में शामिल नहीं करता। नहीं तो फिर अशफाक उल्लाह खां कहां से आ जाते। ठीक है, तो वहां आपको मुसलमान मिलेंगे, मुसलमान साथी हैं, क्रांति में वो बिल्कुल साथ है। और 1857 की क्रांति में भी एकता देखने को मिली थी। इस एकता से सर सैयद अहमद खान तो परेशान हो गए, बोले ये कैसी एकता है, ये मुसलमान तो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हिंदू तो अंग्रेजों के बहुत नजदीक चले जाते हैं, मुसलमानों को तो कोई पोस्ट मिलती नहीं है, और ये एकता की बात करते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने जो पूरा अलीगढ़ आंदोलन चलाया वो यही था कि मुसलमानों होश में आओ, अंग्रेजी पढ़ो। इस पे सर सैयद अहमद खान के ऊपर फतवा जारी हो गया उधर से, कहां से, देवबंद से। देवबंद वालों ने सर सैयद अहमद खान के ऊपर फतवा जारी कर दिया कि मतलब अब तुम मतलब कुरान शरीफ नहीं पढ़ाओगे, मतलब हम हदीस ना पढ़ें, अब हमारे मदरसे ना चलें,
मतलब तुम धर्म भ्रष्ट कराओगे, तो कट्टरता दोनों तरफ है। और सर सैयद अहमद खां विलेन बन गए थे उनके लिए, और उनके ऊपर फतवा जारी हो गया कि इस आदमी का सर काट के लाओ। और सर सैयद अहमद खां जो थे वो इंग्लैंड रह के आ चुके थे और 1857 की क्रांति को बहुत नजदीक से जानते थे, और उन्होंने बहुत नजदीक से देखा कि ये तो मुसलमान तो बौखला रहे हैं, ये क्या एकता के चक्कर में पड़े हुए हैं। और एकता से क्या होगा, हिंदू तो पढ़ लिख रहे हैं, हिंदू तो गुरुकुल में नहीं जा रहे, वो तो संस्कृत में पढ़ नहीं रहे, वो तो पढ़ रहे वैज्ञानिक शिक्षा, वो तो साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, वो तो अंग्रेजों के बहुत नजदीक होने के कारण अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, और अधिकांश लोग तो विलायत पढ़ने जा रहे हैं, कुछ कानून की शिक्षा ले रहे हैं, बैरिस्ट्री कर रहे हैं। तो हिंदू तो बहुत आगे हैं। और अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो अंग्रेजों के नजदीक कैसे जाओगे, अंग्रेजों की बात को कैसे समझोगे, उनको अपनी बात कैसे समझाओगे, तो अधिकार कैसे मांगोगे। तो मुसलमान तो अपने अधिकार नहीं मांग सकते। तो 1875 आते आते 1875 आते आते ये आंदोलन जो है बहुत एक तरह से उग्र रूप ले लेता है उनका। उग्र रूप इस रूप में कि ये आंदोलन एक इंस्टीट्यूशन बना देता है, और वो इसको पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो उसी के प्रोडक्ट जो हैं आपको मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग के निर्माता हैं, जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनाया, वो सब सर सैयद अहमद खान के उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही निकले। बाद में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा, वो था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अंग्रेजी भाषा। 1875 में आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश और खुद दयानंद सरस्वती भी उसी की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लाला हंसराज दिल्ली में हंसराज कॉलेज बना रहे हैं, स्वामी रामतीर्थ लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे स्वामी रामतीर्थ इंग्लिश मीडियम में, खुद स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। तो हमारे पूरे रेनेसां में इंग्लिश मीडियम चला था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेजों ने ही इंग्लिश मीडियम पढ़ा करके हमको जागृत किया कि हमारा विरोध कैसे करोगे। कुछ समझ में आ रहा है, अंग्रेजों का विरोध करने की अकल भी हमको इंग्लिश से ही आई। लेकिन पाकिस्तान का जन्म तो 1875 में ही हो गया था ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो गांधी को तो आप अभी जब गांधी 6 साल के थे तब तो विचारधारा आ गई थी पाकिस्तान की। कहीं खुद सर सैयद अहमद खां बोल चुके थे। पहले वो बोलते थे कि ये दोनों भारत माता की सुंदर आंखें हैं, हिंदू मुस्लिम। बाद में वो बोलते थे ये दोनों दो देश हैं, दो संस्कृतियां हैं, दोनों साथ में नहीं रह सकते। यही बात वीर सावरकर भी बोलते थे कि ये दो संस्कृतियां, दो धर्म हैं, दो अलग अलग देश हैं। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत खुद सावरकर का, द्विराष्ट्र का सिद्धांत खुद सर सैयद अहमद खां का है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत खुद अली बंधुओं का है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1906 में मुस्लिम लीग का है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत मार्ले मिंटो का है 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो द्विराष्ट्र का सिद्धांत देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो बोलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक सांप्रदायिक मताधिकार, जहां भी बांग्लादेश है और जहां भी पाकिस्तान है, इन क्षेत्रों को मार्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 के जो संवैधानिक सुधार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो अभी पाकिस्तान है वर्तमान में, उस क्षेत्र के और बांग्लादेश क्षेत्र के जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र, उस समय पाकिस्तान शब्द तो नहीं था, लेकिन इन क्षेत्रों के चुनाव होंगे तब मुसलमान ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं और मुसलमान ही चुनाव में वोट दे सकते हैं। चुनाव में खड़े होने का काम भी केवल मुसलमान करेंगे और वोट देने का काम भी मुसलमान करेंगे। वहां जो हिंदू हैं, न तो वो वोट दे सकते हैं, ना ही वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो 1909 से चली आ रही थी। तो 1947 में तो केवल बाउंड्री खींची है ना। क्या तो उन्होंने कहा कि देखो अब देश आजाद हो गया, इसको अलग बना रहे हैं, इसको अलग बना रहे हैं, अब आप अगर उधर जाना चाहते हो, यहां तो वोट देने को मिलता नहीं था आपको, लेकिन कंट्री बनने के बाद तो हिंदुओं को वोट देने का मिलेगा।
दोनों जगह पे, क्योंकि तुम नागरिक हो जाओगे अब इस देश के, पर भारत के नहीं रहोगे। फिर भी भारत जाना चाहते हो तो चले जाओ, यहाँ के भी मुसलमानों का देखो, यहाँ रहोगे तो इस कंट्री में वोट देने को तो मिलेगा, लेकिन एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है धर्म के आधार पर, वहां जाना है वहां चले जाओ। लेकिन वो जो विचारधारा थी देवबंद से निकली हुई, मौलाना आजाद उससे आते थे, वो सर सैयद अहमद खान से सहमत नहीं थे, अलीगढ़ वाली विचारधारा से सहमत नहीं। अलीगढ़ वाली विचारधारा साइंटिफिक एजुकेशन की बात करती है, अलीगढ़ वाली विचारधारा इंग्लिश में एजुकेशन की बात करती है, लेकिन सर सैयद अहमद खान एक काम और करते हैं कि हम साथ में नहीं रह सकते और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा हिंदुओं से आगे, उसके लिए हमको चाहिए अंग्रेजी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। किस लिए चाहिए? हिंदुओं से कंपटीशन करने के लिए चाहिए, अपने खुद के विकास के लिए नहीं, क्योंकि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है या फिर हम कहीं पिछड़ ना जाए, तो वहां कंपटीशन की भावना है। जबकि देवबंद वाली विचारधारा हालांकि कट्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस विचारधारा से अभी आतंकवादी निकलते हैं, आपके बहुत सारे जो तालिबानी हैं वो सब उसी विचारधारा के, देवबंद वाली विचारधारा के। लेकिन वहां से मौलाना आजाद भी आते हैं जो राष्ट्रवादी हैं, और वो कहते हैं नहीं यही मेरा राष्ट्र है और मैं इसी में रहूंगा और मैं यहां से नहीं जाने वाला, और कोई संस्कृति अलग नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है और कोई देश अलग नहीं है। मुसलमान होने का मतलब अलग देश नहीं होता, मुसलमान होने का मतलब भारत ही होता है। और वो कांग्रेस में रहे और पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने, और उन्होंने गांधी को भी सपोर्ट किया, नेहरू को भी किया, पटेल को भी किया, लेकिन जिन्ना को नहीं किया। जिन्ना को इसमें कोई फायदा नहीं था इस विचारधारा में, क्योंकि यहां मौलाना आजाद ऑलरेडी थे कांग्रेस में, जो उनसे ऊपर थे। और जिन्ना ने 37 के चुनाव में साफ साफ देख लिया कि कांग्रेस के रहते रहते मुसलमान जो है वो मेरी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सीटें ही नहीं मिली। 4% 5% वोट मिला, वोट शेयर तो शायद ज्यादा होगा, लेकिन 4% 5% सीट्स मिली। बाकी सारी सीट्स कौन ले गया? कांग्रेस, नेहरू ले गए। तो नेहरू की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी मुसलमानों में भी, तो जो रिजर्व सीटें जहां पर केवल मुसलमान खड़ा हो सकता है, मुसलमान वोट दे सकता है, वहां पे भी कांग्रेस जीती 90% सीटों पे, 95% सीटों पे, जहां हिंदू को वोट। और कांग्रेस किसकी पार्टी मानी जाती थी? कट्टर हिंदुओं की, सवर्ण हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। तो मुस्लिम लीग उसके अगेंस्ट थी कि वो मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की पार्टी का तमगा होने के बावजूद वो मुसलमान रिजर्वेशन वाले क्षेत्रों में हार जाते थे और वहां कांग्रेस जीत जाती थी। तो जिन्ना को लगा कि अगर इसी कंट्री में रहे तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। तो अलग होने में फायदा है, अलग होने में सारे मुस्लिम लीग की चीजें होंगी, कम से कम उन क्षेत्रों में कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो वो अलग करा लेंगे उसको। तो 37 के चुनाव के रिजल्ट के बाद जिन्ना बहुत कट्टर हो जाते हैं, तो तब पाकिस्तान शब्द आता है, आया समझ में? लेकिन नींव कब पड़ी? 1875। सर सैयद अहमद खान के स्टूडेंट्स हैं ये सब, जो अलग देश बनाना चाहते हैं, जो मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं, और बाद में वो बनाते हैं, सरकार से के नजदीक जाते हैं अंग्रेजों को भी बहुत मजा आता है, फूट डालो और राज करो। वो तो उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। उनको पढ़े लिखे, इंग्लिश पढ़े लिखे युवा मिल गए, बैरिस्टर मिल गए, कानून पढ़े हुए, तो उनको लगा अच्छा, मतलब एकता टूट रही है, बहुत बढ़िया। तो फिर वो कम्युनिकेट करने लगे, तो उन्होंने उनको सिखाना भी शुरू कर दिया। तो ठीक है, उन्होंने कांग्रेस बना ली, तुम भी कुछ बनाओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम मुस्लिम लीग बनाते हैं। फिर तुम्हारा भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, अपने लोगों को जगाओ, अपने अधिकारों के प्रति जगाओ, नहीं तो हिंदू सब लूट लेंगे। तो अंग्रेजों ने भड़काने का काम किया। 1909 में मार्ले मिंटो के नजदीक गए और मार्ले को जाके कहा उन्होंने, मिंटो को, कि ये वही मिंटो हॉल का नाम बदला, अभी वही लॉर्ड मिंटो, वो मिंटो हॉल था पुरानी विधानसभा में, उसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया ना कल परसों, तो वही मिंटो थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब मिंटो जो है वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मिस्टर मार्ले से बात करता हूँ, लॉर्ड मार्ले से। उन्होंने बात की और उन्होंने कहा ठीक है, बंगाल विभाजन वाला काम तो सक्सेस नहीं हुआ, करजन वाला, क्योंकि वो तो धर्म के आधार पे ही तो हुआ था।
तो इसलिए कई बार जब इतिहास में आपको, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं, वो तुरंत गांधी को ठहरा देते हैं, गांधी नहीं होता है तो भारत पाकिस्तान नहीं होता। अरे गांधी कहाँ थे भैया? गांधी तो 1915 में भारत आए, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। बहुत कुछ हो चुका था। मान लीजिए किसी खेत का प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ, पटवारी नहीं आया, अभी तहसीलदार नहीं आया, पत्थर नहीं गाड़े गए, फेंसिंग नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति इधर नहीं आ रहा था और ये व्यक्ति उस खेत में नहीं जा रहा था, और चूल्हे दोनों के अलग हो गए थे, मकान अभी एक ही था, बीच में दीवार ही तो खींचनी बाकी थी, बातचीत तो कभी की बंद है, खाना तो कब से अलग अलग बनने लगा है, एक दूसरे के खेत में जाना तो कभी का बंद कर दिया है। बात समझ में आई ना? 47 में तो मात्र इतना सा हुआ है, उसी को मोहन भागवत अभी कह रहे हैं कि ये सब गलती थी, ये सब गलती से हुआ और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है विभाजन, और अब इसको गलती को हम ठीक करेंगे। अभी बोल रहे थे 3 दिन पहले हम ये दीवार मिटाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी पहल है। तो आप 47 से पहले की पूर्व स्थिति लेके आना चाहते हैं, तो फिर आतंकवाद भी समाप्त, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी समाप्त, कश्मीर की समस्या का तो फिर मुद्दा ही नहीं रहा। कश्मीर तो अपने आप ही आएगा ना, जैसे माँ आती है तो बच्चा आ ही जाता है, वैसा हो जाता है, तो अपने आप दोनों का अधिकार हो जाएगा। फिर आप भी घुमाओ मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक, लड़काना जिला और कहाँ मोंटगोमरी और वो सब, वो भी हमारे यहाँ आ जाए। फिर हमारे यहाँ क्या हो, तो फिर अपने यहीं आएंगे, हमारे यहाँ थोड़ी होगा। अभी तो बोलते हैं ना वो और हम, ऐसा नहीं होगा, फिर अपने हो जाएंगे। बहुत अखंड भारत तो और लंबा जाएगा, म्यांमार भी सब आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, लेकिन अभी बात हुई इतनी कि अब हिंदुत्व को इतना बढ़ाना है कि, पर मैंने आपको स्टोरी बताई, उसकी जड़ें कहाँ है? 1875 में। और खुद सावरकर जिनको मानते हैं, बीजेपी खूब मानती है, वो बोलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत, वो भी बोलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। गांधी कहां से आ गए, ये कब आ गए इस झगड़े में? मेरे को समझ नहीं आया। पूरी हिस्ट्री पढ़ लो आप कहीं पे भी, गांधी का कहीं कोई रोल ही नहीं है, बल्कि वो तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, पाकिस्तान अगर बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा, यानी मैं मरूंगा तब पाकिस्तान बनेगा। तो लोग बोलते हैं पाकिस्तान इसने बनाया। बड़ी अजीब चीज है, जिस आदमी का कमेंट बिल्कुल उल्टा है उसको पूरा सबने विलेन बनाया हुआ। आप पूरी हिस्ट्री तो पढ़ो, 1875 में सर सैयद पढ़ो, अलीगढ़ आंदोलन पढ़ो, देवबंद आंदोलन पढ़ो, मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ो, मार्ले मिंटो पढ़ो, ये सब चीजें पढ़ो ना सिलसिलेवार। फिर क्रांतिकारियों को देखो, उनमें कितनी एकता है। खुद जिन्ना को देखो, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक अपना केस लड़वाते हैं जिन्ना से। बाल गंगाधर तिलक को जब जेल हो गई, उन्होंने कहा मेरा वकील होंगे जिन्ना, जो कट्टर राष्ट्रवादी हैं और कट्टर हिंदूवादी हैं, वो जिन्ना को वकील बनाते हैं। जिन्ना देश के सबसे बड़े वकील थे मुंबई के, 2000 लोग प्रैक्टिस करते थे वकील लोग उनके ऑफिस में। जिन्ना के यहाँ जाकर के दफ्तर में वकालत सीखना सौभाग्य की बात थी। जिन्ना की माँ हिंदू थी, पत्नी हिंदू थी, उसकी लड़की हिंदू रही एक तरह से, वो गई नहीं, बॉम्बे डाइंग उन्हीं का है। उनके यहाँ बहुत सेक्युलर माहौल था जिन्ना के, इसीलिए तो हर कोई जिन्ना का फैन हो जाता है। आडवाणी गए वो फैन हो गए, पिट गए। जसवंत सिंह गए, जो उनके मजार पे जाता है उन पे फिदा हो जाता है। वहां जो कुछ मजार पे लिखा है तो सारा वो हमारी जो प्रियम्बल है ना संविधान की, वैसे ही कुछ लिखा हुआ है। तो जो जिन्ना की मजार पे जाता है और वहां आसपास की चीजों को पढ़ता है, बोले ये कितना महान आदमी था। ये बोल रहे हैं कि नहीं सभी धर्मों, उसके घर में आधे से ज्यादा लोग तो हिंदू थे। जिन्ना आधे से ज्यादा हिंदू थे, बल्कि वो तो कन्वर्टेड थे। जिन्ना तो खुद ही उनके बाप दादा, वो सब पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने थे। वैसे तो पाकिस्तान के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान सारे ही कन्वर्टेड है। 99% मुसलमान सभी हिंदू थे, और उनमें से 90% लोग तो दलित थे। तो अगर छुआछूत नहीं होती इस देश में तो पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं होता। बात समझ में आई ना? अब फिर आ गया ना वही जातिवाद। जातिवाद अगर नहीं होता इस देश में और छुआछूत नहीं की होती, तो 2 फैक्टर मैंने बताया था आपको, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर ने पुश किया, यहां से जातिवाद ने पुश किया, भागो यहां से, हिंदू में से निकलो।
पुल फैक्टर ने प्रलोभन दिया। मुसलमान बादशाह थे, मुसलमान सुल्तान थे, उन्होंने कहा इस्लाम कबूल कर लो, नमाज पढ़नी है, करना कुछ नहीं है, और तुमको उधर क्षेत्र में जहां तुम मेला ढोते हो, नाली साफ करते हो, हिंदुओं की टट्टी साफ करते हो, और उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ घिनौनी हरकतें होती है और तुम्हारा साथ छुआछूत होती है, तुमसे नफरत की जाती है, तुम तो गंदगी साफ करने वाले, तो और अच्छी बात होनी चाहिए थी। चमड़ा उठाते हो, मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाते हो, क्यों करते हो ये सब काम? वहीं रहना दो, उसी दुर्गंध में रहेंगे। तुम सफाई करते हो, अच्छा काम करते हो, झाड़ू निकालते हो, नाली साफ करते हो, गंदगी साफ करते हो, तो सेवा का काम है, कितना अच्छा काम है। लेकिन तुमको मिला क्या? आओ मुसलमान बन जाओ, तुमको किलेदार बना देंगे, सूबेदार बना देंगे, उस एरिया में नायब बना देंगे, नाजिम बना देंगे, पता नहीं कितने तरह के पद थे। पदों का प्रलोभन दिया गया, सैलरी होगी तुम्हारी, सब सलाम ठोकेंगे, गंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, घोड़े पे बैठ के जाओगे, तो चक्कर में आ गए वो सब। और उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है, करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं है, मुसलमान हो जाओ। बोले हाँ, इसमें मिल क्या रहा है? मंदिर में घुसने वैसे भी नहीं देते, तालाब से पानी वैसे भी नहीं भरने देते, शादी तो हो नहीं रही है, खाना पीना साथ में होता नहीं है, तो यहाँ रहने से फायदा क्या? तो गंदगी उठाने के लिए इधर तो घोड़ा मिल रहा है, उधर गंदगी है, इधर पद मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रुतबा मिल रहा है। और जैसे ही वो नाजिम होता था, जैसे ही वो सूबेदार होता था, सारे पंडित जो छुआछूत का होते थे, अरे सूबेदार साहब आ गए, सलाम, तो वो सब सलाम ठोकने लगे। तो उन्होंने कहा ये तो जादू है, तो सब मुसलमान बन गए। तो 99%, क्योंकि जो आक्रमणकारी आए थे वो तो 400, 4000, 5000 और सब पुरुष आए थे, महिला तो आई नहीं थी, तो फिर मुसलमान कहां से आ गए? कन्वर्टेड है, या फिर उनका रेप हुआ, महिलाओं, हिंदू महिलाओं का रेप हुआ, तो उससे हाइब्रिड संतान पैदा हुई, वो मुस्लिम है। उनको थोड़ा सा उच्च मान लिया जाता है कि ये पठान है, ये थोड़े से उच्च जाति के हैं, जो हाइब्रिड है, क्योंकि वो ओरिजिनल उनकी तरह दिखने लगे, क्योंकि पिता का असर आता है ना थोड़ा, तो उनके रूप रहा। लेकिन माँ तो सबकी हिंदू थी, तो वो भी हाइब्रिड है। और अधिकांश उस टाइप के लोग जो सुन्नी टाइप हुए, और वो कट्टर थे थोड़े से, क्योंकि पिता की तरफ झुकाव था, और जिनके माँ और बाप दोनों हिंदू थे और केवल कन्वर्ट होकर के उधर गए, उन्होंने शिया वाला एक्सेप्ट किया ज्यादातर, और वो लोग जो है वो तो प्योर हिंदू है। इसलिए तो मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस एरिया में जो भी रहते हैं सब हिंदू हैं, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, क्योंकि आप लोग, इसीलिए तो वो होता है। पर मैंने आपको बताया कि घर वापसी करोगे, और वापसी मान लीजिए कर ली जाए, कोई मुसलमान इंटरेस्टेड भी हो कि हिंदू बना जाए, तो अब उनकी जाति क्या होगी? ये बड़ा झंझट है, क्योंकि वो लौट के जब आएंगे तब उनको श्रीवास्तव में रखोगे, पांडे जी में रखोगे, या मतलब उधर वो शेखावत होंगे, क्या होंगे, राजपूत होंगे, क्या होंगे? या फिर कन्वर्ट होने का एक नुकसान होगा कि उनको दलित बनना पड़ेगा, तो दलित भी एक्सेप्ट नहीं करते, दलितों के भी अपने जातीय अहंकार है, वो उनमें बहुत झंझट है। आपको लगता होगा कि निम्न जातियां तो है वो सारी एक है, और वो छुआ, उनमें भी रहता है कि वो हमसे और छोटा है, हमारी शादी इसमें नहीं होगी, हम इसके साथ खाना नहीं खाते, ये बहुत ही छोटा है। आप दलित में भी झंझट है बहुत। वहां अगर मुसलमान वाला लिया होगा तो बोले हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे योगी जी ने बड़ा नया एक फार्मूला दिया था यूपी में, एक बड़ी कोई ऐसी बस्ती थी, उन्होंने कहा देखो तुम सब हिंदू बन जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है हिंदू बनेंगे, फिर क्या मंदिर नहीं, मंदिर अपना यही बना लेना एक इसी बस्ती में एक तुम्हारा टेम्परेरी मंदिर बना लेना, मतलब उसमें कर लेना पूजा। तो बोले उसका क्या होगा? नहीं, तुम अपना एक नाम रख लो जाति वाति का कुछ अपना, और आपस में ही शादी करना, मतलब इधर कहीं कुछ नहीं है। तो फिर वो झंझट है, हिंदू बनेंगे तो हिंदुओं में से पैदा हुआ जा सकता है, हिंदू बना ही नहीं जा सकता। हिंदू बनना बड़ा मुश्किल है, कि हिंदुओं में जाति के बिना हिंदू नहीं हो सकता कोई भी। हिंदू होगा तो उसकी जाति जरूर होगी। मुसलमान धर्म धारण किया जा सकता है, ईसाई धर्म धारण किया जा सकता है। मुसलमान धर्म धारण करोगे, मस्जिद में जाओ, सबके साथ खाना खा सकते हो। तो बहुत अच्छे से लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में कि हिंदू धर्म में सिर्फ पैदा हुआ, हिंदू धर्म सिर्फ निकालना जानता है अपने धर्म से, एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी को भी, उसमें सहनशीलता है ही नहीं।
आप लेके देखो किसी को हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म इतना विशाल धर्म है और उसमें सब जातियों में बटे हुए हैं। तो आपको हिंदू धर्म में प्रवेश करने के लिए किसी न किसी जाति में प्रवेश करना पड़ेगा, और कोई भी जाति वाला आउटसाइडर को लेगा नहीं। वो तो जो उस जाति में पैदा हुआ है उसी को अपनी जाति का मानता है। अपनी जाति का कब मानेगा? देख रहे हो ना, उसका लड़के का जो IRS है, क्या नाम है उसका, हाँ समीर वानखेड़े, देख रहे हो ना, वो तो उसके बाप दादा तो थे ऐसी के, वो फिर उखाड़ लाया धर्म, तो थोड़े समय के लिए उसके बाप मुसलमान बने थे। इतने में उसका जो है दिक्कत आ, मैंने आपको बताया था, वो रोज कब्रिस्तान जाता था, शमशान तो जा नहीं सकता, तो वो आ गया ना वो मुद्दा, वो फिर आ गया। कहीं शमशान में तो रोज 500 मूर्तें जलते हैं, तो अपनी माँ से थोड़ी मिले, वहां कोई दूसरा ही बैठा मिलेगा, तो रोज जाके क्या करेगा शमशान में। तो कब्रिस्तान में माँ लेटी हुई है, तो उससे साक्षात उसको महसूस होता है कि मैं अपनी माँ से मिलने आया हूं, क्योंकि उसकी बॉडी तो लेटी हुई है ना वहां, चाहे वो कंकाल बन गई हो। तो पंगा पूरा का पूरा वैसा वैसा निकल के आया। उसका डेवलपमेंट वैसे हुआ, जब मैंने आपको वो पहले बताया था क्लास में, जब उसका कुछ भी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ। मैंने आपको पहले, जबकि वो नवाब मलिक बाद में उसके खुलासे पे खुलासे करता जा रहा, मैंने आपको खुलासा सारा पूरी स्टोरी ये कहां जाके रुकेगी पहले बता दिया। ये हिंदू धर्म की जटिलता कि उस व्यक्ति को उलझा दिया। वो हिंदू बनना चाहता है, और वो हिंदू बनना चाहता है, और उसमें भी कट्टर बनना चाहता है, और बीजेपी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है। खुद बीजेपी उसको अपने साथ नहीं रख सकती जो उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, IRS ऑफिसर, पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा करके, लेकिन बीजेपी उसको अपने साथ नहीं रख सकती, मजबूरी है। तुम मुसलमान क्यों बने? तुम्हारे बाप ने मुस्लिम महिला से शादी की थी, अच्छा तो फिर उसको हिंदू बनाते ना, और जब उसको हिंदू बना लिया तो फिर दफनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब तुम्हारी माँ 2015 में मरी तब भी तुम मुसलमान थे, क्योंकि अगर उसने हिंदू नाम रख लिया होता, जाहिदा से अगर उसने सरस्वती रख लिया होता अपना नाम, तो फिर तो उसको जलाते ना। क्योंकि कई लोगों ने मुसलमान लड़कियों से शादी की, लेकिन वो उसको हिंदू बना लेते हैं, उसका नाम सरिता या ऐसा कुछ रख लेते हैं। बाद में जब उसकी डेथ होती है तो उसके बच्चे कब्रिस्तान थोड़ी जाते हैं, वो तो उसको जलाते हैं शमशान में। वो पैदा मुसलमान हुई है, लेकिन शादी होने के बाद उसने अपना धर्म बदल लिया और वो हिंदू हो गई, और उसके बाद कौन जाता है? तो ये और जब माँ इस तरह से मुसलमान है और पिता ने अपना नाम दाऊद रखा, और अगर उसने मुस्लिम धर्म धारण किया, तो आप पिता भी मुसलमान, माँ भी मुसलमान, और फिर आप पैदा हुए, तो अब तो आप मुसलमान हैं। तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी में फर्स्ट वाला जो रिजल्ट निकल के आता है वो मुसलमान है। अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए देखा जाएगा कि 1950 में आपके बाप दादा क्या करते थे, तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस क्या हुआ? माता पिता आपके जन्म के समय में कौन से धर्म से हैं। अगर वो हिंदू हुए तो अब क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या 1950 में आपके बाप दादाओं के साथ छुआछूत होती थी? जब संविधान बना तब उनके साथ छुआछूत हो रही थी? वो जो एविडेंस कोर्ट में ले जाके दे रहा है समीर वानखेड़े, वो एविडेंस दे रहा है कि मेरे गांव में जितने भी वानखेड़े हैं वो सब SC में आते हैं, मेरे पिताजी अलग से मुसलमान कैसे हो जाएंगे? वो कोर्ट को क्या दे रहा है सबूत कि एक जाति का एक व्यक्ति अकेला मुसलमान कैसे होगा? पूरी जाति तो SC में आती है। मेरे गांव में जाके देख लो, उसकी वाइफ भी यही बोल रही है, उसकी परिवार, उसकी बहन भी यही बोल रही है, सब लोग मीडिया में आते हैं। बोले आप मेरे पिता के घर जाके देखो ना, गांव में जाके देखो कि उनके अंकल जो हैं वो किस में आते हैं, उनके दादाजी जो हैं वो किस में आते हैं, उनके जो और रिश्तेदार हैं वो किस में आते हैं। तो उन्होंने थोड़ी धर्म धारण किया था मुस्लिम, वो तो SC में ही आएंगे। उनका सरनेम तो वानखेड़े, वो दाऊद थोड़ी बने थे, दाऊद तुम बने थे और तुम बने थे तो जिस बच्चे को तुमने दाऊद बनकर के जन्म दिया, तो पत्नी का नाम जो है वो मुसलमान है, वो पत्नी मुसलमान है, और तुम मुसलमान हो उस समय में। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट जो बनेगा या जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो मुसलमान के तौर पे होंगे। तो अब मुसलमान में SC नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जातिवाद नहीं है। SC होने के लिए जातिवाद होना बहुत जरूरी है, छुआछूत होना बहुत जरूरी है। अनटचेबिलिटी के आधार पर शेड्यूल कास्ट माना गया है। अब क्लियर हो गया ना मुद्दा पूरा का पूरा। अब इतना क्लियर मीडिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया को इतना पूरा ये, और आप सब SDM बनोगे तो आप सबको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेंगे, तो ये क्लैरिटी तो आपके सामने बहुत जरूरी है। आप सबके सिग्नेचर से कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा ना,
तो जिसका भी इसका कास्ट सर्टिफिकेट वानखेड़े का जिसने बनाया होगा अब उसको बुलाया जाएगा। तुमने डॉक्यूमेंट देखे थे, सर्वे कराया था, पटवारी भेजा था, आ गया समझ। और बोले नहीं मेरे पिता को ये थे, मेरे पिता ने जिंदगी भर वानखेड़े बन के नौकरी की, लेकिन शादी करते समय तो दाऊद हो गए थे ना। फिर आप केवल वहीं तक दाऊद नहीं बने रहे, मतलब वो नहीं रहे, उसके बाद आप प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन तक दाऊद बने रहे। बाद में आपने 9वीं 10वीं के आसपास समझ में आया कि रिजर्वेशन का फायदा लेना है, या यूपीएससी के कारण। लेकिन यूपीएससी का जिन दिनों में इंटरव्यू हो रहा था उसके ठीक 3 महीने पहले आपने मुसलमान नाम से निकाह किया, यानी मेंस दे चुके थे। अक्टूबर में मेंस दिया और दिसंबर में आपने शादी की, और इंटरव्यू हुआ मार्च में, अप्रैल में। तो मेंस और इंटरव्यू के बीच में आपने निकाह किया इसका मतलब अभी भी आप मुसलमान थे। और जब आप 2015 में अभी आपकी मां मर गई तो आप अब कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं और वहां से फिर आपका मुस्लिम वाला सर्टिफिकेट मिलता है एक तरह से। और जब मां मर गई तो मां ने जो शादी कराई थी मुसलमान लड़की से उसको आपने छोड़ दिया और एक हीरोइन से शादी कर ली 2016 में, मां के मरने के बाद। इसका मतलब शायद वो शादी इसलिए नहीं कर पा रहा होगा उस दूसरी, या उसको छोड़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मां का दिल दुखता, क्योंकि उसी ने उसे। तब आप कट्टर हिंदू हो गए क्योंकि वो जो हीरोइन है वो हिंदू है, और तब आप बीजेपी के प्रभाव में आए और उसके चूंकि वो मराठी हीरोइन है और दूसरी हीरोइनों को देख करके शायद जलती होगी, अब क्या पता क्या था, तो आपने हीरोइनों को ही टारगेट करना शुरू किया एनसीबी में एक के बाद एक उनको बुला करके उनको टॉर्चर कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो ये सब क्यों कर रहे हो? तो ये फ्रस्ट्रेशन है। पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी आप। जो थे मंत्री, क्या नाम था, नवाब मलिक, वो सक्सेस हो गया। जातिवाद का केस स्टडी अगर आपको लिखना है इंडिया में, इससे बढ़िया केस नहीं हो सकता जो मीडिया में इतने लंबे समय तक चला, और मैंने आपको उसका सार निकाल के बताया। और आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जातिवाद, तो ये जातिवाद कहाँ है, कैसे है, धर्म का झगड़ा इतिहास से जोड़ के बताया ना। करंट अफेयर्स में चल रहा है हमारा, ये आएगा कहीं ना कहीं परीक्षा में। ये है झंझट। देखो आप चूंकि मुसलमान के जब बच्चे होते हो तो आप बचपन से एंजॉय करते हो ईद को भी, ईद को एंजॉय करते हो। ईद के दिन नए कपड़े पहनते हो, टोपी पहनते हो, नमाज पढ़ते हो, सिवैया खाते हो, सबके गले मिलते हो। आपको कभी कोई एहसास नहीं कराता कि तुम निम्न जाति से हो, और जब तक आपको ये एहसास न कराया जाए आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने तो कभी पीड़ा ही नहीं झेली। जिस व्यक्ति ने पीड़ा झेली हो कि त्योहार के दिन उसको मंदिर दर्शन नहीं हो सकते, सब लोग मंदिर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई तो वो भी खा लेगा कहीं से, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। अगर वो चौखट पे चला जाएगा तो मार मार के अधमरा बना देंगे उसको, वो होगा शेड्यूल कास्ट। अब आया समझ में? तो हिंदू धर्म में ही संभव है ये मारपीट चर्च में तो होगा नहीं। सिखों में होती है, मजहबी सिक्स होते हैं, मैंने बताया। इसलिए वो चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री है, वो एससी में, शेड्यूल कास्ट में। तो आप जातिवाद को इस रूप में देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज है। तो फिर ये कितने गुरुजी ने जो धर्म चलाया और ये पूरा गायत्री परिवार चलाया, यहां आपको वाकई में जातिवाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्य समाज से आते थे। और जाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल किसने बनाए थे? आर्य समाजियों ने बनाए थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जाति पाति तोड़क मंडल बनाते थे। इसका मतलब क्रांतिकारियों में जातिवाद नहीं था, खास करके पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस एरिया में। और बंगाल में इसलिए नहीं था क्योंकि बंगाल में पुनर्जागरण था, और वहां पर जो वर्ग था उसको कहा जाता था कि ये अभिजात्य वर्ग है, भद्रलोक। उसको क्या यूज किया जाता था उसके लिए शब्द? भद्रलोक, भद्रलोक सोसाइटी, भद्रलोक समाज। और वो एलिट क्लास से आते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जातिवाद को समाप्त करने की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय जातिवाद को समाप्त करने की बात है, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, खुद अरविंदो घोष, सब लोग जातिवाद को समाप्त करने की बात करते हैं। तो बंगाल में अच्छा वातावरण, थोड़ा महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किए थे वो थे चित्पावन ब्राह्मण।
वो सारे चित्पावन ब्राह्मण थे, तो वहां थोड़ा सा जातिवाद का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसमें से ज्योतिबा फूले निकल करके आते हैं और भी बहुत सारे लोग निकल करके आते हैं महाराष्ट्र में जो जातिवाद का विरोध करते हैं। लेकिन क्रांतिकारियों में ये चीज देखने को नहीं मिलती, जातिवाद देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए एक बहुत शानदार उपन्यास है, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। देखो समय मिले तो पढ़िएगा उसको, क्योंकि ऐसे सामान्यतः पढ़ाई के दौरान तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो स्टोरी 1900 से लेकर 1947 के बीच की है, जिसमें वो उस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति एक निर्गुणिया करके उसकी मेन कैरेक्टर है, जो सफाई कर्मी होती हैं, यानी कि बंगी जाति से आती हैं, जो नाली साफ करने, पैखाना, मल साफ करते हैं, मानव मल को सिर पे उठा करके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी जो स्कैवेंजिंग के लिए उसका एक बिल भी आया था, हाँ, मैन्युअल स्कैवेंजिंग, हाथों से जो है मल साफ करना, उसको टोकरे में उठा करके ले जाना, सिर पे रख के ले जाना। तो ये एक बहुत खतरनाक प्रथा है। और अभी आपने देखा था आमिर खान ने सत्यमेव जयते बनाया था, उसमें काफी आया था उसका कि भारत में अभी प्रचलित है, उसका कानून बन गया, उसके बावजूद भी कई एरिया में अभी भी वो प्रचलित है। निर्गुणिया उसी टाइप का कैरेक्टर था उसमें, नाचो बहुत गोपाल। और उसका लवर होता है वो एक डाकू होता है, डाकू से वो प्रेम करते। उस समय में डाकू बहुत होते थे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, अभी भी बहुत थे, अभी अभी खत्म हुए 1985-90 के बाद। मध्य प्रदेश में तो अभी खत्म हुआ है सन 2005 के आसपास, नहीं तो पहले डाकू बहुत आम बात थी। मध्य प्रदेश में तो अभी भी मिल जाएंगे भाई, कुछ कुछ एरिया में, चित्रकूट साइड या इधर चंबल, अभी भी कुछ है कि डाकू को आप बने डीएसपी, आपको कभी होश भी नहीं था, आपने किया केमिस्ट्री में एमएससी, और केमिस्ट्री में एमएससी करके किसी ने कहा पीएससी दे दो, पीएससी बन गए, और पीएससी के बाद में डीएसपी में सिलेक्शन हो गया। और जहां गए वहां आपको फिर से बता दिया कि घोड़े पे पुरानी फिल्मों जैसे एक बार घोड़ा बंधा है, और कल डाकू आए थे और आपको डाकुओं का पीछा करना, आप जीप लेके फिल्मों जो पुरानी फिल्म में जो 80s की 70s की थी ना, वैसे आप डाकू का पीछा कर रहे हो, उधर से भी धाए धाए हो रहा है इधर। वो केमिस्ट्री एमएससी करने वाला भोपाल के किसी हॉस्टल में, उसको होश भी नहीं था कि वो किसी दिन डाकुओं का पीछा करेगा, वाकई में गोलियां चलेंगी। मैंने देखा हमारे साथ वाला एक डीएसपी बन गया, उससे पहले वो थाने के सामने दौड़ के निकलता था, मतलब पुलिस नाम से ही डर लगता था उसको। कहीं थाना हो तो अच्छा थाना है क्या ये, मैं है ना मैं चलता हूं, तो इतना भाग के, मतलब कोई देख न ले उसको। वो आदमी डीएसपी बना बाद में जाके, और नक्सलवाद वहां पे लग गया उसका नौकरी। कहां पे? नक्सलियों में। उसके दुर्भाग्य से वो मर भी गया, नक्सलियों के उसमें विस्फोट में वो मारा भी गया। मूवी भी बन गई उसके ऊपर, जंगल मूवी बनी थी फरदीन खान वाली। तो वो जो शुरू होती है मूवी वही शॉट है जिसमें वो जीप उछलती है माइंस में। भास्कर दीवान नाम था उसका लड़के का। तो कई बार आप जो जहां जाके टपक जाते हो वो ऐसी जगह जहां आप कतई नहीं जाना चाहते वहीं जाके फंसे। तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ये सामान्य नहीं है, सामान्य तैयारी नहीं है। हम लोग भी जब जॉब में गए तो शुरू में जब प्रोफेशनल थे तो बहुत दिक्कत आती थी। अचानक से हमारे बॉस लोग और हमारे सीनियर्स थे वो बहुत मजे लेते थे। रात को 11 बजे फोन आया बॉस का कि चलो चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? बोला आइसक्रीम खिला मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर। गए साथ में तो चले जा रहे हैं दूसरा मतलब करीब 15-20 किलोमीटर। हमने कहा आइसक्रीम कहाँ सर, आप कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बोले चलो तो सही उधर। वो ट्रेन की पटरी पे ले गए, वहां पे उधर वो कुछ कटे पटे थे लोग, तो उधर बोल देखो इधर हाथ है, इधर उंगली है, देखो इधर तुम है ना, उधर ध्यान से आना इधर। ये हमने कहा क्या हाथ क्या उंगली भैया, क्या कहाँ ले आए? बोले यहाँ 3-4 लोग मरे पड़े हैं। ये या तो अब ये मर्डर है या एक्सीडेंट है, देखना पड़ेगा। ये वो लाइट जला रहे हैं, मोबाइल तो थे नहीं उस तरह से, टॉर्च वाले कुछ वो था नोकिया का छोटा वाला, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे उसमें। तो वो
टॉर्च जला रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंचे। एक दिन सुबह सुबह 7 बजे हमको ट्रिपल मर्डर हुआ था, अंधा कत्ल हुआ, 3 लोगों का कत्ल हो गया, चोर लोग कत्ल करके चले गए। फिर अब कत्ल वर्ड सीख जाता है आदमी, जब नौकरी में जाओगे तो ये सबकी इंग्लिश सारी गायब हो जाएगी, कत्ल ये और वो, मसौदा फलाना ये वो, है ना, ये हो जाता है। बरामदी या बरामदगी या इस टाइप के वर्ड सीख जाते हो, क्योंकि वो लोकल लोग कांस्टेबल यही बोलते हैं, आपके चपरासी लोग यही बोलेंगे, वहां थानों में और सब जगह यही लैंग्वेज चलेगी। आईएएस बनोगे तो पटवारी की भाषा सीख जाओगे, तो सारा जो इंग्लिश मीडियम और हेकड़ी और जो है ना वो सब निकल जाता है वहां जाके। अच्छा आदमी वो देशी भाषा में ही बात करने लगता है, वो पेपर नहीं बोलता, कागज बोलने लगता है वहां जाके ऐसे ही हो जाता है। तो मेरे से भी वही निकल रहा है, वो जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनके साथ यही होता है। वो भी लेके वहां ऐसे ही था, काटा पीटा फेंक रखा है सबको। अब आप सुबह सुबह नाश्ता करना है, खाली पेट थे, चाय पीना है, उल्टी जैसा होने लगता है, बेकार अटपटा लगता है। कभी कब्र में से किसी को निकलवा रहे हो, कहीं चिता में से लाश खींच रहे हो, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं, वो जबरदस्ती जला रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है बुझाओ उसको और निकालो जली लाश को, और उसको फिर ले जाओ पोस्टमार्टम में। इसने गाड़ दिया तो उसको निकालो, डेड बॉडी को, 4 दिन हो गए तो भी निकालो। तरह तरह की ड्यूटी है। किसी कमरे में एक फांसी पे लटका हुआ लड़का था, 15 दिन से बदबू आने लगी, 15 दिन नहीं करीब 10 दिन हुए होंगे, सप्ताह भर, तो बदबू आने लगी। घर वालों ने गुमशुदगी लिखा रखी थी, मिसिंग बता रखा था FIR, अब उसको उतरवाने जा रहे हैं, तो कीड़े पड़ने लग गए, टपकने लगा, पूरे बूंद बूंद टपक रहा है उसके, और कीड़े चल रहे हैं शरीर पे। अब आप खड़े खड़े उतरवाओ, रुमाल रखो, जो है। तो ये चीजें आपने नहीं सोची होंगी, मतलब अभी आप लोग जो सोचते हैं ना कि मतलब लेकिन जॉब जब लग जाएगा तो ये सब चीजें, चाहे आप SDM बन जाओ तो भी और इधर हो जाओ तो भी। तो सिविल सर्विसेज में आ रहे हो मतलब इन सब चीजों के लिए मेंटली तैयार रहना पड़ता है, ये सब चीजें होती है। आप जो जिंदगी जी रहे हो वो अलग जिंदगी है, वहां जाकर के बिल्कुल अलग जिंदगी हो जाएगी। शायद मैंने एक दृश्य आपको दिखा दिया, आप वहां पर भाग नहीं पाओगे। आप ये नहीं कह सकते नहीं ये तो मैं देख नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मरणासन व्यक्ति के कथन लेने जाते हो, हमेशा कटा पिटा जला हुआ मुर्दा होता है। मुर्दा तो नहीं कह सकते, मरने ही वाला है, कार्ड दिया है, ये है, आपको डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जाना है, ऑर्डर आ गया, आपको दिया है तो आपको जाना पड़ेगा। तो नायब तहसीलदार होगा तो भी जाना पड़ेगा, SDM होगा तो भी जाना पड़ेगा, तहसीलदार होगा तो भी जाना पड़ेगा। कलेक्टर तो फॉरवर्ड कर देते, जनरली कलेक्टर जाते नहीं है, वो तो नीचे वाले को लिख के दे देते हैं। आ जाएंगे पुलिस वाले, दो साहब चलो, कहाँ चलना है, बोले वो मरने वाला है, तो वहीं चलना है, रात को 11 बज रहा है, मुझे सोना भी है उसके बाद तो बोले हाँ अभी वो मरेगा, और उसको कई जगह से काट रखा है, मरने वाला है, बयान देने की स्थिति में है। पुलिस वाले लिख देते हैं और डॉक्टर लिख देते हैं कि हाँ ये बयान देने की स्थिति में, 11:50 पे आप अंदर गए। फिर उससे बोलो क्या किया तुम्हारे साथ, बोले साहब वो आया था बूढ़ा लाला सलमा फलाना ये वो आया था और तलवार लेके आया और काट रहा था और बोल रहा था मैं तुझे मार डालूंगा और ऐसे काटा ये वो, और बयान लिखो। और कई बार वो आधा बोलता है मर जाता है आपके सामने, कई बार एक शब्द बोला मर गया। पर आप जो लिखोगे वो कोर्ट में माना जाएगा, उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, और वो सबसे बड़ा सबूत होता है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान। तो हमने लिए डाइंग डिक्लेरेशन बहुत सारे, तो इतने अजीब अजीब केस होते हैं। कोई जली हुई लड़की है तो उसको अगर हाथ में पकड़ रहे हैं तो उसके पानी स्किन जो है पूरी जली हुई है, तो जैसे पकड़ते हैं उसमें पानी का फव्वारा जैसा एकदम से कोई फफोला टाइप फूट जाता है। वो उसको सिग्नेचर करने के लिए हाथ पकड़ा, फिर सिग्नेचर करो तो उसमें से पानी का फव्वारा जैसा निकला एकदम से। एक कटा हुआ था, वो बोले साहब मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं सिग्नेचर करूंगा, मैं अनपढ़ नहीं हूं। मैंने कहा भैया ठीक है तो उसका नाम सुरेश था, तो उसने सू लिखा और मर गया। तो ऐसे भी रहता, अहंकार जो है फिर अंत तक पीछा नहीं छोड़ता। हमने कहा अंगूठा लगाओगे या तुम सिग्नेचर करोगे? बोले साहब मैं तो अनपढ़ थोड़ी हूँ, अंगूठा थोड़ी लगाता हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस है ना, ये तो कुछ गिने चुने हैं, मतलब एक बता रहा हूँ, तरह तरह के एक्सपीरियंस आते हैं तरह तरह के जॉब में। जब आप जाओगे तो आपकी आम जिंदगी नहीं, पोस्टमार्टम रूम से आपका बहुत गहरा
नाता हो जाता है, बहुत गहरा नाता हो जाता है, रोज की बात हो जाती है लगभग। तो ये आप सामान्य जिंदगी की थोड़ी तैयारी कर रहे हो, बहुत अलग तरह की तैयारी है। वहां जा रहे हो, वहां आपको जस्टिस करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, सहायता करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। जनसामान्य के बाकी जो जनसामान्य जिन चीजों से भागता है, जहां से जी चुराता है, वहां आपको पहले जाना पड़ेगा। जहां से भीड़ को हटाया जा रहा है कि यहाँ खतरा है, तुम सब जाओ, और पुलिस वाले बोलेंगे सर चलिए आपको उधर जाने के लिए कहा जाएगा, सर बिल्कुल आप चले सर, बाकी लोग जा रहे हैं। तो बोले मैं भी तो इंसान हूं भाई, नहीं आपको वो सब देखना है सर, आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है, ऑर्डर देना है वहां पे। बाकी लोगों को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। आपने देखा लॉकडाउन में सब बंद थे और सारे प्रशासनिक अधिकारी घूम रहे थे, सुबह से निकल जाते थे, देर रात को आते थे, घूमते रहते थे। तो गाड़ी मिलती है वो घूमते रहने के लिए मिलती, खड़ी रखने के लिए नहीं। हमारी गाड़ी होती है, हमारे यहाँ दिन भर खड़ी रहती है। हमारी इच्छा होती है गायत्री मंदिर जाना, हम निकालते हैं, चालू करते हैं, बैठ के आ जाते हैं। पर्सनल गाड़ी अलग चीज है। कई लोग बोलते हैं इनको गाड़ी मिली हुई है, लेकिन उसमें 6 बजे सुबह बैठना पड़ता है कई बार। यूं तो आप सोना चाहते हो, हमारी इच्छा होती है, बहुत ठंड होती है, हम तो 8 बजे तक सो जाते हैं, भाई आज उठना नहीं, आज मूड ही नहीं है, हमारी मर्जी। लेकिन सरकारी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। सीएम साहब का दौरा है, सीएम साहब 7 बजे आ जाएंगे, तो आपको 6 बजे पहुंचना है, तो 4 बजे उठ के शेविंग बना रहे हैं, 5:30 बजे गाड़ी में बैठ गए, कड़ाके की ठंड हो, कुछ भी हो। तो बिल्कुल अलग तरह की है आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका फोन। आपको जो फोन मिलेगा वो चालू रखने के लिए, मेरा स्विच ऑफ रहता है, साइलेंट रहता है पूरा 24 घंटे। मेरा फोन 24 घंटे साइलेंट रहता है। वो तो कोई रास्ता पूछ रहा होता है तो मैं चालू करता हूँ। जैसे हमारे कोचिंग में आ रहा है तो बोले सर साई बोर्ड पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ 10 नंबर पे आ गया हूँ, तो फिर मैं उसको ऑन करता हूँ कि अब ये भटकेगा, क्योंकि 5 मिनट बाद फिर आएगा, फिर इसको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर परेशान होगा। तो मैं ऑन करता हूँ उसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। जब उसका काम सॉल्यूशन हो जाता है वापस उसको सारे, हमारा ऐसा कोई भी इमरजेंसी फोन आने ही नहीं वाला है ना, बाद में देखेंगे 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब हमारी नींद पूरी हो जाएगी, जब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, तब हम देखेंगे उस फोन को, देखेंगे कौन कौन मिस कॉल हैं, किसके हैं। अननोन वाला भी अगर 3-4 कॉल लगातार किए हुए हैं तो फिर उसको फोन लगा के पूछेंगे कि भाई तुम 4 बार कॉल कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, बात करने के ज्यादा इच्छुक हो, तो फिर उसको लगाते हैं। या फिर किसी का सेव होता है तो लगाते हैं। लेकिन आप लोग रख पाओगे क्या? ऐसे नहीं, रात को भी बंद नहीं रख सकते, कभी साइलेंट नहीं कर सकते, हमेशा। और जब भी उठाओ तब जी सर, सर जी सर, बताएं सर, मैं अभी जाता हूं सर उठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी इसलिए दी है तुरंत बैठो, फोन इसलिए दिया है तुरंत उठाओ। सिम भी उनकी चार्ज रिचार्ज भी वो कराएंगे, लेकिन बात करते रहो, बात करते रहो। घर इसलिए दिया है कि परिवार को उसको छोड़ो, परिवार के रहने के लिए है वो आपके आराम के लिए नहीं है। वो तो बिल्कुल थक जाओ, कुछ और कभी टाइम मिले तो सो जाओ, बाकी तो परिवार वाले रहेंगे। रुतबे का भी क्या करना है आपको, कौन सा वहां नहीं, एयरपोर्ट पे साहब का बहुत रुतबा, एयरपोर्ट पे साहब का रुतबा, लेकिन एयरपोर्ट पे वो जाते ही नहीं है, जाते हैं तो जहाज में बैठ जाते हैं। ऐसे ही घूमने का थोड़ी कि सब सलाम ठोकते रहेंगे दिन भर, बस आप 4 चक्कर काट लिए ऐसे और सबने सलाम ठोका और आपका रुतबा है, ऐसा नहीं होता। आप भागते भागते आते हो, 2-3 लोग सलाम करते हैं, कई बार आप देख भी नहीं पाते और हवाई जहाज में चढ़ जाते हो, तो रुतबा किस बात का? रिश्तेदारों के लिए, वो किसके लिए? आपके फूफा, नाना, चाचा, दादा, भाई, भाभी, ये वो बोलते हैं हमारा जो दामाद है, हमारा जो देवर है वो यहाँ कलेक्टर है, अच्छा आपके लिए चाय लाया साहब आपके लिए, वो ऐश करते रहते हैं सारे रिश्तेदार आपके ऐश करेंगे, आप कभी नहीं कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। आप खुद तो लगे रहोगे, रात दिन लगे रहोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है झलकी आपको मिल गई, और अब हमसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी अब नहीं पूछोगे ना तो अभी हम सुकून से आराम से अपने हिसाब से सोते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती से रहते हैं, अपनी इच्छा होती है वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्लास में भी अपनी इच्छा से ही पढ़ाते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा स्टाइल होता है पढ़ाने का, हमारा अपना एंजॉय करते हैं पढ़ाने में। आप लोगों से भी बात करते हैं, यंग लोगों से बात करते हैं, पढ़ाते रहते हैं।
अच्छा लगता है। नए नए बच्चे बनते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर उनके परिवार वालों को देखते हैं कौन आनंद ले रहा है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बनो और खूब देश के लिए काम करो। लेकिन उससे पहले घबराना छोड़ो, चुनौतियां आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, तो फिर आप लोगों को कुछ मेहनत जो है इस स्टाइल से करना चाहिए। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, आप अंदाजा लग रहा है ना, खुले दिमाग से तैयारी करनी पड़ेगी। और आंसर लिखते समय आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास सभी आपकी प्रजा जैसे होंगे। जैसे राजा के लिए प्रजा में सब बराबर होते हैं, ठीक वैसे ही प्रशासनिक अधिकारी के लिए सारे नागरिक बराबर होते हैं। तो हमको संविधान की भावना के हिसाब से चलना पड़ेगा, सेक्युलर भावना के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे लिए धर्म मायने नहीं रखते, हमारे लिए जातियां मायने नहीं रखती, क्योंकि कलेक्टर होता है वो सबका होता है। तो इसलिए आपको इस तरह से सिखाया जाता है। ये कोई इसलिए नहीं सिखा रहे कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा पढ़ो, दरअसल ये जॉब की डिमांड है और परीक्षा भी उसी हिसाब से होती है, कोर्स भी उसी हिसाब से बनाया गया है, किताबें भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करके दी गई हैं, ताकि आप उस टास्क को पूरा करेंगे वहां जाकर के, तो आपका निर्माण कैसा हो। तो ये जो तैयारी है, इस दौरान आपका निर्माण होता है, अधिकारी के रूप में निर्माण होता है। और तब आप वहां न्याय की कुर्सी पे बैठते हो, मदद करते हो, आप जो लिखते हो वो वैल्यू होती है, कोर्ट में वही चलता है, आप जो लिख देते हो वही खुलता है, वो लिफाफा बंद हो जाता है। कोर्ट में जाने से पहले वो लिफाफा उसी समय आप बंद करके सील कौन खोलता है? जज। और जब वो खोलता है और पढ़ता है तो वो एविडेंस होता है, उसके आधार पर फैसला होता है। तो इसका मतलब आपका उपस्थिति बहुत मायने रखती है। पुलिस मजिस्ट्रेट सिस्टम अभी जो मध्य प्रदेश सिस्टम ये जो लागू करने वाले हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी लिखा था, आप लोगों को निवेदन भी किया था, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी निवेदन किया था कि आप लोग उसको शेयर करो। उसका कारण ये था कि वो सिस्टम एक तरह से मजिस्ट्रेट के पावर को कम कर देगा और पुलिस को ही पूरी ताकत दे देगा कि वो निर्णय ले। तो अभी जो मजिस्ट्रेट बीच में एक विवेकाधिकार शक्तियों के साथ में उपस्थित होता है, तो वो जनता को एक तरह से सीधी मदद करता है। और जनता किसी एसडीएम के पास, कलेक्टर, तहसीलदार के पास जाने से डरती नहीं है, लेकिन थाने में जाने से डरती है, थाने के लोगों से बोलने में डरती है। अगर आप किसी चीज की एफआईआर लिखवाना चाहते हो और पुलिस वाले डंडा बजाएं और बोले भाग जाओ नहीं तो एक दो लाठी का मारूंगा, भाग जाओ नहीं तो अंदर डाल दूंगा, पूरा लॉकअप में बंद कर दूंगा, तो आप डर जाओगे। आप कहोगे चलो ठीक है, अभी तक जो हुआ अब आगे और कोई एपिसोड नहीं होना चाहिए, तो आप भाग जाओगे। लेकिन एसडीएम होता है, ये होता है, तो दरअसल वो जो सिस्टम जो आ रहा है उसकी एक्यूरेसी पे और उस पे बड़े लफड़े हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि उसको थोड़ा सा शेयर करो। सोशल मीडिया पे माहौल बनता है तो प्रेशर आता है। पहले भी 2 बार हुआ तो सरकार को रुकना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने माहौल बनाया था, तो फिर माहौल बनाया लेकिन उसका प्रॉपर बन नहीं पाया। तो ये चीजें जो है ये आपको जब प्रशासन में जाओगे तो महसूस होगी, लेकिन आप पुलिस में जाओगे तो आप लोग चाहोगे कि आपकी ताकत बढ़े, पुलिस वालों की ताकत बढ़े, लेकिन पुलिस वाले खुद न्याय नहीं दिला पाते पुलिस वालों से, है ना। तो ये चीज है। तो देश को आजाद हो जाने से कुछ नहीं होता है ना, आजाद होने से नहीं होता। तो कंगना सही कहती है, अभी हम आजाद हुए नहीं है वो तो 14 में करती है आजाद, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अभी भी नहीं हुए, अभी हम गुलाम है। किसके गुलाम है? कानून के गुलाम है। कानून के तो होना ही चाहिए गुलाम, रूल ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी हम गुलाम है सामंतवाद के, अभी हम गुलाम है ऐसे अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों के, अभी हम गुलाम है पुलिस के और करप्ट कचहरी के। तो अभी हम गुलाम है। अभी ये लोग चाहते हैं वही होता है। अभी भी नागरिकों को वो स्वतंत्रता कहाँ है जो होनी चाहिए, और इसी स्वतंत्रता के लिए जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो भगत सिंह के विचार बड़े क्रांतिकारी हैं, इसलिए भगत सिंह को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। तो यहां आकर के पहला चरण समाप्त होता है, दूसरा चरण शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्रांतिकारी गतिविधियां लगभग रुक सी गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब अंग्रेज भी वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए थे, हमारे सैनिक जा रहे थे और चारों तरफ माहौल ऐसा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट भी देखने का इंतजार था कि वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट इस प्रकार से आया तो हो सकता है हमको आजादी मिल जाए, और आया भी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, हम सबको मताधिकार मिले, पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिले, चुनाव हुए, स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा, बहुत कुछ है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी आतंकवाद का या क्रांतिकारी उग्रवाद का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब जलियांवाला बाग होता है
और गांधी का पदार्पण हो जाता है। गांधी के आने के बाद लोगों को एक अलग उम्मीद जगती है। क्रांतिकारियों को लगता है कि गांधी के तरीकों से भी आजादी पाई जा सकती है, क्योंकि गांधी बाबा का तरीका बहुत जोरदार है। सत्याग्रह करते हैं, और सत्याग्रह करने के लिए ही वो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे भी हुए थे। सैफुद्दीन किचलू और कौन थे एक और, डॉक्टर सत्यपाल, है ना। तो वो जो है दोनों थे, उन्होंने भाषण दिए उसमें, और वो तब था, और वहीं डायर आता है और वो गोलियां बरसाता है और लोग मारे जाते हैं। आपको पता है बहुत लोग शहीद हुए, और वो नरसंहार था, उसको हम मैसेकर कहते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। और वही उधम सिंह मूवी में देखोगे तो उसके लिए अंग्रेजों ने आज तक ऑफिशियल तरीके से माफी नहीं मांगी, और पूरा उन्होंने नीचे दिया है। और अब तो उसकी प्रदर्शनी जाकर के देखोगे तो उसमें आपको और चीजें मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियां हैं। तो जलियांवाला बाग आपने पढ़ रखा है। तब फिर गांधी की तरफ लोगों ने देखा, बाबा आप तो बोल रहे थे कि ये तो बहुत जोरदार है, और सत्याग्रह में तो गोलियां पड़ गई, और आपने कहा अपनी तरफ से कुछ लाठी नहीं उठाना है, प्रतिकार भी नहीं करना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि छोड़ी, गांधी ने भी अपनी सर की उपाधि और वो सब वापस कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे, अब हम असहयोग आंदोलन करेंगे। तो क्रांतिकारियों को, युवा लोगों को ये भी ठीक लगा, उनको लगा ये भी ठीक है कि हम कॉपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे अंग्रेजों को, बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, और हम अपनी नौकरी भी छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो जितने स्टूडेंट थे सब ने पढ़ाई छोड़ी, अंग्रेजों को नॉन कॉपरेशन मिला, यानी कि असहयोग किया। तो असहयोग जब होने लगा तो बीच में चोरी चोरा हो गया, और वो असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। वो कारण मैंने आपको पहले कहीं बताया, नहीं तो और फिर बता देंगे बाद में, अभी चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री तो चल ही रहा है। एथिक्स में बहुत जरूरी है, चोरी चोरा का वापस कांड के बाद असहयोग आंदोलन का वापस होना एथिक्स का बहुत बड़ा, एथिक्स वाले पेपर का बहुत बड़ा पॉइंट है। कि गांधी बोलते हैं कि मेरे सिपाही अभी तैयार नहीं हुए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि सत्याग्रह के लिए, अहिंसा के लिए आपको सहनशील होना पड़ेगा। और आप तो देखा जाए तो थाने में जिन सिपाहियों को जलाया वो तो भारतीय थे, और वो तो हिंदू ही थे देखा जाए तो। और आपने पूरे गोरखपुर में उस थाने को, चोरी चोरा में जो थाने को जला दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? सत्याग्रही को, अहिंसा के सैनिक को, स्वतंत्र संग्राम के सैनिक को गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको शांत रहना सीखना चाहिए। क्योंकि आप सत्य पे विश्वास करते हो, आप अहिंसा पे विश्वास करते हो, आप सत्याग्रह करने जा रहे हो, तो कहोगे ये तो बहुत कठिनाई वाला काम है। तो गांधी ये बात जानते थे कि जिस तरह से इन्होंने थोड़ी सी उत्तेजना में ये जला दिया, थाना जला दिया और लोगों को मार दिया, अगर ऐसे लोगों के नेतृत्व में देश आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद तो अंग्रेजों को मजा आ जाएगा, तो एक दूसरे को जला देंगे सब। क्योंकि अगर हर गांव में, क्योंकि आज तो एक उदाहरण रहा, लेकिन असहयोग आंदोलन यदि हिंसा की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि चोरी चोरा में हुआ वैसा भी हम कर सकते हैं। गांधी बाबा कुछ बोलते नहीं है, हम उनके अनुयायी हैं, और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये तो अवसरवादी बात हो गई, यानी कि कुछ समय तक तो आप अपना अहिंसक रहो, कुछ समय तक सत्याग्रह करते रहो, सत्य पे चलते रहो, शांत रहो, मूक दर्शक बने रहो, लेकिन जब मौका मिले हिंसा भी कर लो। तो इसका मतलब गांधी के सिद्धांत में तो थोड़ी सी गुंजाइश है हिंसा की। गांधी ये गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते थे हिंसा की, वो चाहते थे सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह, अहिंसा मतलब अहिंसा, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं उसमें, नहीं तो अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा। किसान आंदोलन जो सक्सेस हुआ वो इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि वो सत्याग्रह, थोड़ा सा वो गए थे और लाल किले पे चढ़े थे और क्या धमाल हुई थी, तो सबको मौका मिल गया था ना सत्ता वालों को। किसान आंदोलन कितना डिफेंसिव हो गया था, ऐसा लग रहा था 2 दिन में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या क्या हो गया था वहां पर, और वो कोई मर रहा है, कोई क्या हो रहा है। अरे तुम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे ना, तुम तो गांधी के तरीकों से थे, तो ये क्या कर दिया? तो सब लोगों ने माफी मांगी, नहीं नहीं ये हमारे लोग नहीं थे, ये किसान आंदोलन नहीं था, ये तो पता नहीं कौन घुसाए थे, हम नहीं थे, हम तो ठीक थे, हमारा तो अहिंसात्मक था। सफाई क्यों देने लगे? तो गांधी को भी तो अंग्रेजों के सामने सफाई देनी होती। फिर तुम तो बहुत बड़े बोलते थे कि अहिंसक था, ये था, तुम्हारे लोग तो थाना ही जला रहे हैं। तो फिर ऐसे में तो गांधी को पकड़ के फांसी पे चढ़ाना बहुत आसान था,
किसी भी आंदोलन को कुचलना बहुत आसान हो जाता है, हिंसक होते ही कुचलना बहुत आसान है, लेकिन अहिंसक आंदोलन को तो आप कुचल नहीं सकते। तो इसलिए एथिक्स के पेपर में अहिंसा और सत्याग्रह और सत्य और ये चीजें निकल के आएगी, वो वहां से आएगी। दूसरा गाल आगे करने का मतलब ये नहीं था। दूसरा गाल आगे करने का मतलब है कि अगर आपको एक थप्पड़ मारी और अगर आपने दूसरा गाल आगे कर दिया तो उसको थप्पड़ मार, और अगर फिर भी उसने थप्पड़ मार दिया तो बहुत सारे लोग उसको थू थू करने लगेंगे, तो आपकी मांगे माननी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? उसके ऊपर दबाव आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको अपनी मांगे मनवानी है या सामने वाले को मजा चखाना है? आपको आजाद होना है या अंग्रेजों को सबक सिखाना है? दोनों में से करना क्या है? मान लीजिए किसी एक अंग्रेज को गोली मार दी, किसी की पत्नी मार दी, किसी का बच्चा मार दिया, किसी खुद अंग्रेज को ही मार दिया, किसी एक को, तो अंग्रेज कोई कम है क्या? वो तो फिर से आएंगे, फिर आपके ऊपर लाठियां बरसाएंगे, फिर आपके ऊपर गोलियां चलाएंगे, फिर आपके ऊपर बम फोड़ेंगे। वो तो हिंसा का सहारा लेने के लिए तैयार है। वो तो अहिंसक नहीं है ना, उन्होंने तो कोई ठेका नहीं लिया, उन्होंने तो कोई शपथ नहीं ले ली है। दरअसल आपको प्रेशर क्रिएट करना है जिससे कि पूरा दुनिया का जन समुदाय आपको सपोर्ट करे। तो चोरी चोरा में होने के बाद में गांधी अपने एथिक्स पे चले गए, और एथिक्स पे जाते ही जो क्रांतिकारी थे उनको लगा कि ये क्या तमाशा है, हमको लगा था तुम तो बहुत जोरदार आदमी हो, हमको लगा तुम तो आजाद कराओगे, तुम तो दुम दबा के भाग रहे हो, असहयोग आंदोलन ही वापस ले रहे हो। जब अंग्रेज डिफेंसिव हो रहे थे और उनकी हालत खराब हो रही थी, तो कुछ लोग जो उग्रवादी थे उनको लगा कि ये जो राकेश टिकैत है ये काम का आदमी नहीं है, ये योगेंद्र यादव याद जैसे घुसे ना दिल्ली में, ऐसे ट्रैक्टर दौड़ाते ना, जो आता पुलिस वाला उसको कुचलते हुए जाते, और ये घुसे संसद भवन में, ये पकड़ा मोदी को, ये घसीटा और कहा कि खत्म करता है कि नहीं ये तो भैया इतना आसान था क्या? आर्मी आ जाती, वायुसेना आ जाती, तो तुम्हारा उग्रवाद थोड़ी चलेगा। अब आ गया समझ में? तो गांधी सही थे, यस। क्योंकि चोरी चोरा जैसी घटनाओं को आगे बढ़ाना या वैसी ही घटनाएं निरंतर करने देना, तो आप तो हिंसा को उकसाने वाले आदमी के रूप में सबसे पहले तो गांधी धरे जाते हैं अंदर, या उन्हीं को नाथुराम गोडसे वाला काम पहले ही हो जाता। ठीक है? और जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको दबाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान था। पर कृषि कानून खत्म हुए, किस तरीके से? गांधीवादी तरीके से। तो रोलेट एक्ट जो खत्म होना था और जो तमाम चीजें होनी थी वो किससे होगी? वो गांधीवादी तरीकों से होगी। इसीलिए तो बात आई थी कि चरखे से आजादी आई थी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संतु ने कर दिया कमाल। गाना देखा ना आपने? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग बिना ढाल का मतलब ये आइडिया किसने दिया था? गांधी ने दिया था। क्रांतिकारियों को बहुत बेकार लगा उस समय में, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हुए, भगत सिंह भी यंग थे, कॉलेज में पढ़ते थे। यार हमको लग रहा था कि मतलब हमको कूदने की जरूरत नहीं, चाचा हैं बहुत हैं, पर अब लगता है हमको जाना पड़ेगा, ये इन बाबा के बस की बात नहीं है ये अब हमारे कूदने का समय आ गया। तब वो दूसरा चरण शुरू होता है असहयोग आंदोलन लेने के बाद। चंद्रशेखर आजाद भी और फिर राम प्रसाद बिस्मिल भी, और ये सब लोगों को लगा कि अब वही कि पैसा कहां से आएगा, तो बस सरकारी खजाने लूटो, क्योंकि वो भारतीयों का ही तो पैसा है। ये एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करते हैं खजाने को, तो उसको लूट लो, क्रांतिकारियों में बांटो पैसा, उनके परिवारों को पालने। क्यों? क्रांतिकारी इधर आ जाएगा तो उनका परिवार कैसे चलेगा? पैम्पलेट छपवाने के लिए मशीन खरीदनी है, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस खरीदनी, वो कैसे खरीदेंगे? कागज खरीदना पड़ेगा, वो कैसे खरीदेंगे? गोला बारूद खरीदना है, वो कैसे खरीदेंगे? तो सरकारी गोला बारूद लूटा मास्टर सूर्य सेन ने। तो अब पढ़िएगा, मुझे लगता है क्रांति की भूमिका मैंने बना दी है, क्यों चला, क्या कारण थे, कैसी परिस्थितियां थी, उसकी तुलना क्रॉस करके गांधी के साथ बता दी। गांधी अपनी जगह अभी भी सही है, ठीक है। थोड़े समय के लिए जब हम क्रांतिकारियों में रहेंगे तब उनको विलेन मानेंगे ठीक है, लेकिन फिर बाद में वापस गांधी पे आना पड़ेगा हमको स्वतंत्रता संघर्ष में। फिर सुभाष बोस का फेज आएगा 1940 के आसपास, फिर हम उनको विलेन मानेंगे त्रिपुरी के बाद थोड़े समय के लिए। क्रांतिकारियों के तरफ जब मूवी कई बार जब इधर जाती तब ऐसा होता, उधर जाती तब ऐसा होता। आपने देखा होगा ना मूवी में, हम लोग भी अपना व्यू, जो सीन चल रहा होता है उसके साथ हमारा वो होता है, उसके बाद फिर उधर जाते हैं तब लगता है कि नहीं वो तो ठीक था, मतलब ये क्या
फिर ऐसे तुलनात्मक चलता रहता है। तो हमारा स्वतंत्र संघर्ष भी एक पूरा मूवी की तरह आपके सामने से गुजर जाना चाहिए, और उसमें जिसका चरित्र चित्रण करने को आए उसका बिना किसी पूर्वाग्रह के करने की कोशिश की। तो इस बार का होमवर्क है, सारे क्रांतिकारी जितने भी थे उन सबका जीवन परिचय पढ़िए, घटनाओं को पढ़िए, और कुछ घटनाओं की व्याख्या भी करनी है आपको, जैसे काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी षड्यंत्र क्या था, अलीपुर षड्यंत्र क्या था, कॉन्स्पिरेसी ये क्या थी, और सूर्यसेन वाला कौन सा था, चिटगांव शस्त्रागार लूट क्या थी। तो इनके सबके कम से कम 100 वर्ड में जो है आंसर लिखिए, और जितने क्रांतिकारी हैं उनका जीवन परिचय लिखिए, और भगत सिंह के समाजवादी विचारों को लिखिए। एक प्रश्न मेंस के हिसाब से लिखिए, भगत सिंह का समाजवादी विचार, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता क्या था। सरदार उधम सिंह की मूवी आई है, तो सरदार उधम सिंह के ऊपर 200 शब्दों में एक नोट लिखिएगा उधम सिंह के ऊपर। तो एक नया दृष्टिकोण आपको सुनने को मिला होगा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरी क्लासेस में आपको इस तरह से सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बना कि नहीं आपका मॉडर्न हिस्ट्री बन रहा है ना। बस तो सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। चलिए शांति पाठ।